Hello everyone and welcome to online educational platform of Synthesis. Synthesis fastest growing institute of North India और मैं हूं आपकी केमिस्ट्री मेंटर भावना। अगर आप हमारे ऑनलाइन प्रोग्राम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो सिंगडीजी ऐप को डाउनलोड कीजिए जो कि आपको गूगल प्ले पे इजीली अवेलेबल है। हमारे कोर्सेज जो है उनकी डिटेल्स कुछ इस तरीके से हैं। मेडिकल कोर्सेज जो है हमारे डायनामिक है जो टारगेट मेडिकल के लिए है। मोमेंटम कोर्स जो है हमारा वो 12th बायो के लिए है। एंथेसिस कोर्स जो है हमारा वो 11th बायो के लिए है। इसी तरीके से इंजीनियरिंग कोर्सेज हैं वो इस तरीके से हैं। थ्रस्ट कोर्स जो है वो हमारा टारगेट मैथ्स के लिए है। इंटेंसिटी जो है वो 12th मैथ्स के लिए है और इम्पल्स जो है वो 11th मैथ के लिए है। और ये हमारे सिंडीजी ऐप का फ्रंट पेज रहेगा। हाँ जी, मेडिकल कोर्सेज की जो प्राइसेस हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। डायनेमिक कोर्सेज की प्राइस है जो टारगेट बायो के लिए है 7080 पर मंथ। देन मोमेंटम कोर्सेज की प्राइस है 5900 पर मंथ एंड एंथेसिस कोर्सेज की प्राइसेस है 4720 पर मंथ। इंजीनियरिंग कोर्सेज की प्राइसेस, थ्रस्ट कोर्स की प्राइस है हमारी 7080 पर मंथ। इम्पल्स कोर्स की प्राइस है हमारी 2360 पर मंथ एंड इंटेंसिटी की प्राइस है हमारी 2360 पर मंथ। फॉर मोर डिटेल्स आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। विजिट www.synthesis.ac.in। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है 918003094891 #92 #93। विजिट यूट्यूब सिंथेसिस इंस्टीट्यूट। लाइक अस ऑन फेसबुक synthesis.ac.in। हाँ जी, हमारे लास्ट जो 15 ईयर्स है उसमें हमने सिलेक्शंस दिए हैं 1828 जो स्टूडेंट है हमने नीट गवर्नमेंट एमबीबीएस सिलेक्शन दिए हैं। 189 हमने एम्स में सिलेक्शन दिए हैं। 175 एनआईटी और आईआईटी में हमने सिलेक्शंस दिए हैं। मोर देन 15% जो स्टूडेंट्स हैं वो हमने सिलेक्शन दिए किसमें, एमबीबीएस में, एनआईटी में और आईआईटी में। और 85% और अबव नीट जो है 2020 क्वालिफाइड है। एंड हमारे हेड ऑफिस का एड्रेस है ज्ञान टावर नियर शिववाड़ी रोड बीकानेर। और अगर आप भी अपने सपनों को उड़ान देना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ सिंथेसिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। वेलकम टू सिंथेसिस ऑनलाइन क्लासेस। आज हमारा टारगेट नीट माइनर टेस्ट नंबर 4 था, ठीक है, जिसमें हमसे क्वेश्चन पूछे गए थे केमिकल बॉन्डिंग में से और हमसे क्वेश्चन पूछे गए थे मोल कंसेप्ट में से और जीओसी में से। और जो हमारे पास क्वेश्चन थे केमिकल बॉन्डिंग के वो अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास जो क्वेश्चन थे वो थे हमारे हाइब्रिडाइजेशन से, बॉन्ड ऑर्डर से, यानी कि एमओटी, वेस्पर और वीबीटी में से हमारे से क्वेश्चन पूछे गए थे। और हमारा जीओसी था उसमें हमसे आइसोमर्स में से क्वेश्चन पूछे गए थे, प्लस में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कार्बन जो है उनके बारे में क्वेश्चन पूछे गए थे। और मोल कंसेप्ट में से सबसे ज़्यादा स्टॉक्योमेट्री के क्वेश्चन हमसे पूछे गए थे, जिसमें से शायद एक क्वेश्चन है जो हमारा इक्विवेलेंट वेट का था। ओके, तो ये क्वेश्चन हमसे पूछे गए थे। पेपर जो था वो थोड़ा सा लेंथी था बट इजी था। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास था द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल्स इन H2S। ठीक है, H2S, NH3, BF3 एंड SiH4। आपको इसको करेक्ट किसमें, बॉन्ड एंगल में अरेंज करना है। किनको कौन कौन सी स्पीशीज है स्टूडेंट हमारे पास, H2S, NH3, BF3 एंड SiH4। ओके, चलिए बंद कोण का बढ़ता हुआ सही क्रम है। बंद कोण के बढ़ते हुए सही क्रम में इनको क्या लगाना है हमको। तो चलिए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं इनमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, उसी के अप्रॉक्सीमेटली हमें इसका अंदाजा हो जाएगा कि इसकी जो इंक्रीजिंग बॉन्ड एंगल की जो सीरीज रहेगी वो क्या रहेगी। देखते हैं H2S से। हाँ जी, अगर H2S से देखें, H2S हमारे वही वाली ट्रिक BCNOF, ये हमारा आता है 3 पे, ये हमारा 4 पे, ये हमारा 5 पे, ये 6 पे, ये 7 पे। सेम ट्रिक जो हम हमेशा अप्लाई करते हैं वही अप्लाई करेंगे। अब हमारे पास है ये S जो है वो हमारा किसके पास आएगा, ऑक्सीजन के नीचे। ओ स्टाइल से तेल पॉलिश, हम ये इसको ऐसा याद करते हैं तो हमारे पास हो गया 6। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, तो मैंने 6 स्लॉट बना दिए। अब इसमें से 2 हमको हाइड्रोजन जोड़ना है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन को मैंने बाउंड कर दिया और मेरे पास लोन पेयर कितने बचे, 2। तो 2 जो है वो मेरे पास क्या है, 2 मेरे पास बॉन्ड पेयर है, प्लस में 2 मेरे पास लोन पेयर है, तो हो गया 4 और दैट इज sp3। ठीक है, दैट इज sp3। अब इसी तरीके से देखा जाए NH3 के लिए, तो n हमारा 5 पे, तो 1 2 3 4 5। देन H, तो मैंने 3 H बाउंड कर दिए इसके साथ।
और एक मेरे पास लोन पेयर हो गया। तो 3 इसमें बॉन्ड पेयर है और एक इसमें लोन पेयर है। तो ये भी हो गया हमारा sp3। नेक्स्ट देखते हैं bf3। b हमारा 3, 1 2 3, 3 स्लॉट हमने बना दिए। f3 तो 3 f इसके साथ बाउंड हो गए आके, ये हमारा हो गया sp2। कैसे हुआ, 3 थे तो 3 वाला कौन सा होता है हमारा sp2। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट SiH4। SiH4 तो Si किसके नीचे आता है, देखिए यहाँ पे था केमिस्ट्री सर, हम ऐसे याद करते थे तो ये 4, तो 1 2 3 4, ठीक है, कार्बन के नीचे आता है Si। तो मैंने लिख दिए यहाँ पे 4 स्लॉट बना दिए हैं। अब यहाँ पे मुझे 4 जो है H बाउंड करने हैं इसके साथ, 1 2 3 एंड 4। हाँ जी, चारों H हमने बाउंड कर दिए। अब हमारे पास यहाँ पे कौन सा संकरण आ गया, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आ गया, sp3। ओके, अब देखिए क्या क्या आया हमारे पास इसमें रिजल्ट। यहाँ से देखें तो हमारे पास H2S जो है उसके अंदर हमें मिला sp3। देन हमारे पास था NH3, उसके अंदर हमें मिला sp3 अगेन। देन हमारे पास था BF3, इसके अंदर हमें मिला sp2। ओके, और लास्ट हमारा था SiH4, और इसके अंदर मिला हमें sp3। तो 3 के अंदर तो हमें sp3 मिला है और एक के अंदर हमें sp2 मिला है। तो ऑब्वियसली sp2 जो है उसके लिए क्या होता है, उसके लिए बॉन्ड एंगल जो है वो बड़ा होता है कंपैरिजन में किसके, sp3 के कंपैरिजन में sp2 में बॉन्ड एंगल जो है वो बड़ा होता है। ठीक है, ये हम सबको पता है। 120 इसका होता है, 109.28 इसका होता है। ठीक है, 109 डिग्री 28 मिनट्स जो होता है वो sp3 का होता है, और ये हो जाता है हमारे पास 120 का। तो सबसे ज़्यादा तो हमारा BF3 का ही रहेगा। अब BF3 किस ऑप्शन में ज़्यादा है स्टूडेंट्स, फर्स्ट सेकंड और थर्ड ऑप्शन में BF3 ज़्यादा है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन तो हमारा कट हो गया। अब बाकी के 3 ऑप्शन बचे। उसके बाद हमारा आ गया sp3। अब आप सोचेंगे तीनों में sp3 है तो बॉन्ड एंगल कैसे पता चले, जिसमें जितने ज़्यादा लोन पेयर होंगे उसका बॉन्ड एंगल उतना कम होगा। ठीक है, अब H2S में कितने बॉन्ड पेयर है, सॉरी कितने लोन पेयर है, 2 है। NH3 में कितने लोन पेयर है, 1 है। SiH4 में कितने लोन पेयर है, 0 है। ठीक है, 0 है। तो BF3 के बाद किसका नंबर आएगा, SiH4। तो BF3 के बाद SiH4, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी हमारा निकल गया है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन रह गए, SiH4 जो है सेकंड ऑप्शन में भी है, SiH4 जो है वो थर्ड ऑप्शन में भी है। देन हमारे पास लोन पेयर किसके पास कम है, NH3 की। तो उसके बाद किसका आएगा, NH3 का नंबर, और सबसे लास्ट वाला हमारे पास आएगा किसका, H2S का। क्यों आएगा, क्योंकि हमने अपना फॉर्मूला देखा हुआ है, ओरिजिनल जो हमारा बॉन्ड एंगल होता है उसमें से हम माइनस कर देते थे 2.5 मल्टीप्लाई कर देते थे जितने उसमें लोन पेयर है। अब जितने ज़्यादा लोन पेयर होंगे ऑब्वियसली उतना ही बॉन्ड एंगल जो है वो हमारा कम होगा। तो हमारा जो है किसका सबसे पहले होगा स्टूडेंट, BF3, SiH4, देन हमारे पास आएगा NH3, देन लास्ट जो होगा हमारे पास होगा H2S। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड जो था वो हमारा करेक्ट ऑप्शन था। ओके, ऑप्शन नंबर थर्ड जो था वो हमारा करेक्ट ऑप्शन था। क्लियर, चलिए लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये which of the following sequence represents the increasing order of the polarizing power of the cationic species। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक क्रम धनायनिक स्पीशीज K+Ca+2 Mg+2 Be+2 की ध्रुवण क्षमता के बढ़ते हुए क्रम को प्रदर्शित करता है। तो निम्न में से कौन सा एक क्रम धनायनिक स्पीशीज K+Ca+2 Mg+2 Be+2 की ध्रुवण क्षमता के बढ़ते हुए क्रम को प्रदर्शित करता है, ये बोला। अब देखिए, जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, अप से डाउन, पीरियोडिक टेबल में जब हम अप से डाउन होते हैं तो कोवलेंट कैरेक्टर हमारे कम होते हैं, पोलराइजिंग पावर जो है वो भी हमारी कम होती है। दैट मीन्स सबसे ऊपर वाला जो होगा उसकी पोलराइजिंग पावर जो है वो सबसे ज़्यादा होगी, उसकी ध्रुवण क्षमता जो है वो सबसे ज़्यादा होगी। और सबसे ऊपर कौन सा आता है, हम कैसे पढ़ते हैं अपनी सीरीज को, बेटा मांगे कार स्कूटर, ऐसे पढ़ते हैं। तो BE जो है वो सबसे टॉप पे आता है, तो BE की जो पोलराइजिंग पावर जो है वो सबसे ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे हो गया BE जो हमारा फर्स्ट नंबर पे आएगा। और इन चारों ऑप्शंस में से सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें BE जो है वो हमारा फर्स्ट नंबर पे आ रहा है।
तो वो है Be+2, Mg+2, Ca+2, K+। अब K+ और Ca+2 दोनों में आपको कंफ्यूजन रहेगा। अगर कोई चीज़ है जो कोई भी प्रॉपर्टी है पीरियोडिक, अगर ऊपर से नीचे आने पे, अप से डाउन आने पर अगर वो घट रही है तो लेफ्ट से राइट जाने पर वो बढ़ेगी। तो इसमें क्या है, K+ का बाद में आएगा, Ca+2 जो है वो पहले आएगा। ओके, क्लियर। तो इसका आंसर कौन सा था, 47 का हमारा आंसर नंबर 4 इज आर करेक्ट ऑप्शन। चलिए, आंसर नंबर 4 जो है वो हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा द टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन बोरोन। ठीक है, बोरेन में जो है आपको क्या बताना है, हाइब्रिडाइजेशन बताना है। बी हमारा कितने नंबर पे था, 1 2 3, 3 हमें इसके लिए स्लॉट बनाने थे, H इसके साथ बाउंड करने थे, कर दिए जी हमने H बाउंड। देन क्या हुआ, कितने हैं इनके पास, 3, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, sp2। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp2। ओके, तो ऑप्शन नंबर 2 इज आर करेक्ट ऑप्शन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसमें था। क्लियर, कोई डाउट नहीं है। चलिए, बहुत इजी क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्सेशन इन्वॉल्व्स चेंज इन बोथ हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप। हाइब्रिडाइजेशन में भी चेंज कर रहा है और शेप में भी चेंज कर रहा है। निम्न में से कौन से एक परिवर्तन में संकरण व आकृति दोनों बदलते हैं। संकरण भी बदलेगा, आकृति भी बदलेगी। तो इसमें सबसे पहले तो हम हाइब्रिडाइजेशन से ही देख लेते हैं। अगर उसमें किसी में चेंज हो रहा है दैट मीन्स वही हमारा जो है वो आंसर होगा, मतलब मोस्ट अप्रोप्रिएट हम उसको मानेंगे, देन हम उसकी शेप की उस तरफ चलेंगे। अब फर्स्ट नंबर ऑप्शन देखिए, CH4BC। तो यहाँ पे कितना होगा, हम यहाँ पे 4 स्लॉट बनाते हैं, 4 स्लॉट के साथ 4 का हाइड्रोजन अटैच हो गए, तो क्या हो गया इसमें, sp3। ओके, इसमें हो गया sp3। अब C2H6, ठीक है, C भी हमारा उसी नंबर पे आ रहा है। आप इसका डबल कर देंगे और उतने ही H हमने इससे बाउंड कर दिए, तो हमारे पास कितने आए, 4 बन गए बॉन्ड। तो फिर यहाँ पे अगर बॉन्ड 4 बन रहे हैं तो ये भी हमारा हो गया sp3। अब आ जाइए NH3 पे। हमें पता है NH3 N जो है वो हमारा कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर पे। उसके लिए हम 5 स्लॉट बनाते थे और उसके साथ अगर मैं 3 H बाउंड कर दूं, ठीक है, तो 3 तो ये हो गए और एक मेरे पास लोन पेयर हो जाएगा, तो हो गया ये भी sp3। अब देखिए NH4+ का, इसमें भी सेम कंडीशन है। हमने क्या किया, प्लस लगा दिया इन्होंने, दैट मीन्स हमें एक जो है स्लॉट कम कर देना है। एक हम कम कर देंगे, चारों जो हाइड्रोजन है लग जाएंगे। लोन पेयर नहीं है इसके पास, सिर्फ बॉन्ड पेयर होगा, पर इसमें जो है हाइब्रिडाइजेशन इसमें भी sp3 होगा। ओके, इसके साथ साथ हम पढ़ते हैं H2O। H2O में देखिए, H2O में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है, sp3। कैसे, O BCNO, N 5 पे तो O 6 पे, तो 6 स्लॉट बनाएंगे, 2 इसके साथ एडिट कर दूंगी तो कितने बनेंगे, 4 बन गए वो, तो यहाँ पे हो जाएगा sp3। और H3O के लिए भी यही होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो हम एक स्लॉट माइनस कर देंगे, 3 H बाउंड कर देंगे, तो यहाँ पे भी हमारा संकरण आएगा sp3। हाइब्रिडाइजेशन हुआ हमारा sp3। अब देखिए तीनों केसेस में हाइब्रिडाइजेशन तो चेंज ही नहीं हुआ, sp3 sp3 sp3। दैट मीन्स ये जो तीनों है वो हमारे आंसर नहीं है, क्योंकि इन्होंने ये बोला है कि आपका वो आंसर आपको चूज करना है जिसमें हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज हो रहा हो और शेप भी चेंज हो रही हो। अब 3 में तो हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज नहीं हो रहा, तो दैट मीन्स ये हमारा जो है करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 इज आर करेक्ट आंसर, BF3। ठीक है, BF3 में कैसा था, B 1 2 3 ऐसे लगा देते थे। यहाँ पे अगर मैं 3 F बाउंड कर दूं तो sp2 हो गया। अब BF4 के लिए तो 1 2 3 4, यहाँ पे 4, तो ये कौन सा हो गया, ये तो sp3 हो गया, वो sp2 था, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो रहा है, तो यही जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट फॉर 49 नंबर क्वेश्चन। ओके, चलिए लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग नोबल गैस स्पीशीज इज आइसोस्ट्रक्चरल ICl4-। ठीक है, सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन देख लेते हैं इसमें, ICl4- में, ICl4-। ठीक है, I हमारा फ्लोरीन के पास, ठीक है, हेलोजेंस में आता है, तो क्या था हमारा PCNOF। तो यहाँ पे 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे माइनस का निशान है, तो फिर हमें यहाँ पे क्या करेंगे, एक स्लॉट प्लस कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने Cl जोड़ दिए। ओके जी, Cl जुड़ गए हमारे पास। ओके, तो क्या था,
1 2 3 4 5 6 7 और एक स्लॉट प्लस करना था जो था, अब हो गया 8। अब ये हमारे पास हो गए 4 तो मेरे पास हो गए बॉन्ड पेयर प्लस 2 मेरे पास हो गए लोन पेयर। तो क्या हुआ sp3d 3 4 5 ये 6, ठीक है। 4 + 2 = 6 और sp3d2 3 4 5 और 6, तो ये भी 6 हो गए। तो ये हो गया हमारा sp3d2। तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है ICl4- में? sp3d2। अब इनमें से किस में होगा sp3d2? हम एक एक बार सब में ट्राई करके देखेंगे। जिनोन नोबल गैस है, दैट मीन्स हम इसके लिए कितने स्लॉट बनाने हैं स्टूडेंट्स? 8 स्लॉट्स बनाने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ओके, अब इसके साथ अगर मैं 2 F बाउंड कर देती हूँ तो यहाँ पे F तो 1 2 3 तो हो गए हमारे पास 2 तो बॉन्ड पेयर हो गए और ये 5 हो गया, और 5 हमें तो चाहिए 6 वाला, तभी वो ICl4- के साथ आइसोस्ट्रक्चर हो पाएगा। तो ये जो है वो हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता, तो इसे इरेज कर देते हैं। अब इसी के अंदर हम दूसरा जो है वो ट्राई करके देखें। चलिए अब हम बात करते हैं XeF4 की। अगर यहाँ पे मैं 4 4 लगा दूं तो पहले हमने XeF2 की बात की थी, तो 4 तो हमारे पास क्या है? F है, तो 4 तो हमारे पास हो गए बॉन्ड पेयर और 2 हमारे पास हो गए लोन पेयर। तो इसके पास भी क्या, कौन सा संकरण हुआ, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ? sp3d2 sp3d2। दैट मीन्स ये इसका आइसोस्ट्रक्चरल है। अब जरूरी नहीं है कि दोनों के अंदर अगर सेम हाइब्रिडाइजेशन हो तो वो आइसोस्ट्रक्चरल होंगे, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है स्टूडेंट्स। बट सिचुएशन यहाँ पे क्या आ रही है? सिचुएशन यहाँ पे ये आ रही है कि लोन पेयर्स भी इनमें सेम है। क्या क्या सेम है इनमें? इनमें हाइब्रिडाइजेशन तो सेम ही है, इनमें लोन पेयर्स भी जो है वो एकदम सेम है। देखिए यहाँ पे भी 2 लोन पेयर्स है और यहाँ पे भी जो है 2 लोन पेयर्स प्रेजेंट है। देख रहे हैं, इनकी जो स्ट्रक्चर होगी वो क्या होगी? वो एक जैसी होगी, क्योंकि इनमें लोन पेयर्स भी सेम है और बॉन्ड पेयर्स भी सेम है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज आर करेक्ट ऑप्शन, XeF4। ओके, कैसे बनेगी स्ट्रक्चर? हम XE बीच में लिख देंगे, यहाँ F लगा देंगे और यहाँ जो है वो हमारे 2 आ जाएंगे लोन पेयर्स। इसी तरीके से ICl4 की बना देंगे, 4 जो है वो कॉर्नर्स में लगा देंगे Cl और 2 हमारे लोन पेयर्स जो है वो ऊपर नीचे आ जाएंगे। चलिए, तो 50 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर था हमारा? आंसर नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है लैटिस एनर्जी ऑफ एन आयनिक कंपाउंड डिपेंड्स अपन। ठीक है, आयनिक यौगिक की जालक ऊर्जा निर्भर करती है। हमें पता है लैटिस एनर्जी जो है वो इक्वल किसके होती है, या कह दीजिए प्रोपोर्शनल किसके होती है? तो वो होगी हमारे पास चार्ज ऑन आयंस अपॉन में होता है साइज ऑफ आयंस। ठीक है, चार्ज पे भी और साइज पे भी। अब देखते हैं ऑप्शन हमारा कौन सा है। चार्ज ऑन द आयन ओनली, नहीं, सिर्फ चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। साइज ऑफ द आयन्स ओनली, सिर्फ साइज पे भी डिपेंड नहीं करता। पैकिंग ऑफ द आयन ओनली, नहीं, ये तो हमारा बिल्कुल ही इनकरेक्ट है। अब 4th ऑप्शन है चार्ज एंड साइज ऑफ द आयन, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि हमने ये इक्वेशन पढ़ी हुई है, ये रिलेशन हमने पढ़ा हुआ है। लैटिस एनर्जी जो है वो प्रोपोर्शनल होती है चार्ज ऑफ आयंस के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज ऑफ आयंस के। ओके, जो हमने 1 शॉट पढ़ा था हमारा केमिकल बॉन्डिंग का, ये सब चीज़ें हैं जो हमने वहाँ पे डिस्कस की थी लैटिस एनर्जी के बारे में, और उसी में हमने ये जो एक रिलेशन जो है इनका चार्ज और साइज के साथ लैटिस एनर्जी का, वो भी हमने रीड किया था। ओके, तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट ऑप्शन। 51 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर था ऑप्शन नंबर 4, आयन के आकार व आवेश पर। चलिए, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 0.42 grams MgCO3 and 0.5 grams CaCO3 are heated strongly. What is the quantity left? ठीक है, 0.42 ग्राम MgCO3 and 0.5 ग्राम CaCO3 का प्रबल गर्म कर दिया जाता है, तो शेष बची मात्रा क्या होगी? सबसे पहले रिएक्शन लिख लेते हैं। MgCO3, इससे बनेगा MgO प्लस CO2। अब इसी तरीके से CaCO3 के लिए लिख लें, तो इससे हमारा बन जाएगा CaO प्लस CO2। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। चलिए,
अब MgCO3 के लिए हम इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा स्टूडेंट्स? Mg12 इंटू 2 24, तो ये हमारा 24 प्लस 12 हो गया, और 16 इंटू 3 हो गया, तो ये हमारा हो गया 84। इसके लिए हो गया 84। ओके, CaCO3 की जगह हमको हमेशा से पता है, ये तो हमारे टिप्स पे होता है क्योंकि इसका राउंड फिगर में होता है, तो ये 100 ही है। अब Mg के लिए निकाले तो देखिए यहाँ पे, देखिए Mg की बात करें तो यहाँ पे दे रखा है हमारे पास MgO, Mg12 24 प्लस कितना है यहाँ पे 24, तो यहाँ पे है हमारा 16 प्लस 16 दैट इज 40, तो ये हमारे पास हो गया 40। ओके, अब इसका देखें तो 20 40, तो ये हो गया 40 प्लस 16 इज इक्वल टू हमारा हो गया 56। ठीक है, तो सबके मॉलिक्यूलर वेट हमने जान लिए। MgCO3 के लिए थे 84, MgO के लिए था 40, देन हमारे पास था CaCO3 के लिए 100, CaO के लिए 40 प्लस 16 इज इक्वल टू 56। ओके, ये तो था जो हमें रिएक्शन लिखनी थी, उनका बैलेंस करना था, और प्लस में उनके जो मॉलिक्यूलर वेट निकालने थे। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। इन्होंने बोला है 0.42 ग्राम्स ऑफ MgCO3। ठीक है, MgCO3 का इसने बोला है, MgCO3 का कितना है 0.42 ग्राम्स, और अगर मैं इसको यूँ निकाल दूँ 84 का कितना परसेंट जो है वो हो गया 0.42, ऐसा लिख सकती हूँ। 84 का कितना परसेंट 0.42, क्या आपको पीछे दिख रहा है ये बिल्कुल नीचे तक? एक मिनट, लेट मी चेक, क्या ये शो हो रहा है? हाँ जी, बिल्कुल क्लियरली शो हो रहा है 0.42। ओके, अब 0.42 ये था मेरा, इंटू मैं इसको 100 कर दूँ, एक्स में इधर लेके आ जाऊँ, अपॉन में मैं इसको 84 कर दूँ। ठीक है, तो फिर ये पॉइंट अगर मैं यहाँ 100 लगा दूँ तो 100 से 100 चला जाएगा, ये पॉइंट चला गया, ये हमारा 1 पे गया, ये हमारा 2 पे गया, तो 1/2 आ गया, तो हमारा हो गया 0.5। ओके, तो क्या आंसर आया 0.5। यानी कि अगर यहाँ पे 84 का 0.42, अगर 84 का मैं 0.42 कर दूँ, ये इसका कितना है 0.5%। अब वैसे ही मैं 40 का 0.5% करूँ तो 40 का अगर हम 0.5% करें तो, ठीक है, 1010, देन हमारे पास हो गया 5 4 20, और नीचे 0, तो ये हो गया हमारे पास 0.2। ओके, 0.2 हो गया। ठीक है, अगर इस तरीके से ना करना चाहे तो हम, एक सेकेंड रुकिए, हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये देखिए 40 था हमारा, 40 का 0.5% ये था। अगर मैं इसको यहाँ से काट दूँ तो ये इससे 2 पे, ये इससे कितने पे 20 पे, तो हमारा 20/100 आ गया। 2 छोड़ के पॉइंट लगा दिया, तो यहाँ पे आ गया 0.2। क्या आया 0.2। ओके, अब मैं इस कैलकुलेशन को एक बार इरेज कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है यहाँ पे, और हमें यहाँ पे और भी कैलकुलेशंस जो है वो करनी है। तो 0.2 जो है वो हमारा यहाँ से आंसर आया है 40 का, ये आया हमारे पास 0.2। एज इट इज सेम प्रोसीजर हमको किस के लिए करनी है, CaCO3 के लिए। यहाँ पे है 100 और वहाँ पे हमें दिया हुआ है 0.5। ठीक है, तो 100 का कितना परसेंट जो है वो हमारे पास आ जाएगा 0.5। तो यहाँ पे अगर मैं 100 कर दूँ, यहाँ पे मैं 100 कर दूँ, तो ये इससे चला जाए तो 0.5। ओके, 0.5% ही हो गया। अब इसको 56 का 0.5 कर देते हैं। देखिए ये चला गया, ये इससे 2 पे, 2 से ये चला गया 2 पे और 8 पे। ठीक है, तो मेरे पास आंसर आ गया 0.28। तो ऊपर वाले का आंसर हमारे पास था 0.2 और नीचे वाले का आंसर हमारे पास आ गया 0.28। ओके, अब अगर इन दोनों को प्लस कर दूं, इन्होंने क्या बोला है, व्हाट इज द क्वांटिटी लेफ्ट, तो उसकी जो है MgCO3 में 0.2 क्वांटिटी लेफ्ट रही और CaCO3 में 0.28 क्वांटिटी जो है वो हमारे पास लेफ्ट रही। तो 0.28 प्लस 0.2 इज इक्वल टू 0.48। तो ये जो था वो हमारा करेक्ट ऑप्शन था। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन 0.48 ग्राम्स। चलिए लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर। ठीक है, क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर। अब हमें पता है जहां पर भी है लैटिस एनर्जी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी कम, लैटिस एनर्जी कम सॉल्युबिलिटी ज़्यादा, तो यहाँ पर जो है लैटिस एनर्जी का क्रम हम क्या याद रखते हैं, LiF, LiCl, LiBr, Li, ये लिखते हैं हम लैटिस एनर्जी का। तो इसका अपोजिट अगर कर देंगे तो ये वाला हमारा क्रम होगा, Li सबसे कम सॉल्युबिलिटी, LiBr उससे ज़्यादा, LiCl उससे ज़्यादा, LiF उससे ज़्यादा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज आर करेक्ट ऑप्शन, LiF, LiCl, LiBr एंड Li। ओके, चलिए तो 53 नंबर क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। देन आते हैं 54 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग डी ऑर्बिटल इवॉल्व्ड इन D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन इज। D2sp3 संकरण में कौन से डी कक्षक जो है शामिल होंगे। ठीक है, अब हमें पता है कि पैरेलल कौन से कक्षक रहते हैं, सिर्फ कौन से रहते हैं, dx2 और dx2, dy2 और dz2, ये दोनों रहते हैं पैरेलल। अगर हम बात करेंगे D2sp3 के लिए या फिर हम बात करेंगे sp3d2 के लिए, दोनों के लिए हमें क्या चाहिए होंगे, वो कक्षक चाहिए होंगे जो कि जो है एक्सिस के पैरेलल रहे, एक्स वाई एक्सिस के जो है वो पैरेलल रहे। और पैरेलल कौन से रहते हैं, सिर्फ रहते हैं dx2 - y² dz²। तो इसका आंसर जो है वो हमारा सेकंड आंसर होगा। ठीक है, सेकंड आंसर इज करेक्ट। D2sp3 संकरण में कौन से डी कक्षक शामिल होते हैं, वही शामिल होंगे जिसके पैरेलल रहेंगे। और पैरेलल कौन से रहते हैं, x2 - y2 और dz²। ओके, चलिए लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। डाइपोल मोमेंट ऑफ, एक आपको कंपाउंड दे रखा है शायद इधर से कट गया है तो यहाँ पे हम लगा देंगे x। एक सेकेंड, यहाँ पे मैं लगा दूंगी x। ठीक है, डाइपोल मोमेंट ऑफ इतना इज 1.5 d। द डाइपोल मोमेंट ऑफ, आपको इसका डाइपोल मोमेंट बताना है। क्या हुआ, इसके लिए μ1 जो है वो आपको दे रखा है 1.5 d। ठीक है, तो म्यू कितना हो जाएगा इसके लिए, म्यू हो जाएगा इसके लिए 0, क्योंकि क्या है, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक होता है तो हमारे लिए 0 हो जाती है वो चीज़, तो म्यू हो जाएगा 0। तो डाइपोल मोमेंट इसका भी कितना हो जाएगा, 1.5 d। ठीक है, क्योंकि यहाँ सिमेट्रिक है और जहाँ पे सिमेट्रिक होता है म्यू की वैल्यू हम 0 कर देते हैं, वहाँ पे हमने इसकी वैल्यू 0 कर दी और डाइपोल मोमेंट हमारा सेम रहेगा जो हमारा 1.5 d रहा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज आवर करेक्ट ऑप्शन, 1.5 d। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू वेस्पर्ट मॉडल द शेप ऑफ पर एक्सिनेट XeO6 - 4 आयंस इज। आपको इसकी क्या बतानी है, इसकी शेप बतानी है। x के लिए कितने स्लॉट्स बनाते हैं हम, 8, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब इसने बोला है -4, दैट मीन्स मैं 4 स्लॉट प्लस कर दूं। अब इसके साथ मुझे 6 ऑक्सीजन बाउंड करने हैं। ऑक्सीजन हमेशा पेयर में बाउंड होते हैं क्योंकि ये डायटोमिक है। तो 1 2 3 4 5 6 जो 6 ऑक्सीजन जो है वो बाउंड हो गए, क्लियर, नो डाउट। तो यहाँ पे 6 वाला तो हमारे पास sp3d2 3 4 5 एंड 6, तो ये हो गया हमारा sp3d2। ओके, और यहाँ पे कोई भी लोन पेयर नहीं है। sp3d2 के लिए क्या रहती है हमारी शेप, ऑक्ट्राहेड्रल। ठीक है, क्या रहता है, ऑक्ट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल रहती है और यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है तो हमारी शेप नहीं चेंज होगी, तो एज इट इज रहेगी, जो कि sp3d2 के लिए ओरिजिनल होती है, हमारी है ऑक्टाहेड्रल। ओके, 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ऑक्टाहेड्रल। ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ओवरलैप्स इन इनकरेक्ट, ठीक है, अज्यूमिंग जैक्ड एक्सिस इज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, निम्न में से कौन सा अतिव्यापन गलत है, माना अंतरनाभिकीय अक्ष z अक्ष है। अब 2 पाई, ठीक है, 2py पाई बॉन्ड, इन्होंने क्या बोला है, इनकरेक्ट। तो 2py दोनों जो है साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं। हमने केमिकल बॉन्डिंग जो चैप्टर पढ़ा था उसमें वन शॉट जो पढ़ा था, हमने सब पढ़ा था, उसमें ओवरलैपिंग कैसी होती है, साइड वाइज, हेड वाइज होती तो वो सिग्मा बॉन्ड होता, साइड वाइज है तो वो पाई बॉन्ड है, तो ये करेक्ट है,
सेकंड है पी एक्स की बॉन्डिंग साइड वाइज, और यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड नहीं पाई बॉन्ड होना चाहिए था, तो ये करेक्ट नहीं है। हमने कैसे पढ़ा था कि सिग्मा बॉन्ड कब बनते हैं स्टूडेंट्स, जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है, और अगर साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है तो वो हमारे होते हैं पाई बॉन्ड। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट नहीं है, ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट है, यानी कि सही है वो कंसेप्ट और सेकंड का गलत है। अब डी एक्स वाई और पी एक्स वाई, ठीक है, पाई बॉन्ड नहीं, डी एक्स वाई और डी पी एक्स वाई जिन्होंने लिख रखा है, तो ठीक है, ये हमारा डेल्टा बॉन्ड बनाता है। हमने कभी सुना है डी एक्स वाई और डी पी एक्स वाई, ऐसा कुछ सुना है नहीं, तो ये हमारा पाई बॉन्ड नहीं, ये हमारा डेल्टा बॉन्ड बनाता है, तो ये भी हमारा गलत हो गया, तो ये भी सी भी हमारा गलत है। अब एस और पी वाई पाई बॉन्ड, हमने ये पढ़ा है एस जो बेचारा हमारा सिर्फ एक उसके पास हेड ही होता है, तो वो हेड ओवरलैपिंग ही करेगा, सिर्फ साइड वाइज ओवरलैपिंग ही नहीं करेगा, और साइड वाइज ओवरलैपिंग नहीं करेगा तो पाई बॉन्ड कैसे बना लेगा। हमारा हेड टू हेड ओवरलैपिंग वाला ही सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाता है ना, और पाई बॉन्ड कौन बनाता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग एस, तो हमारा सिर्फ हेड वाला है, तो ये ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। तो नेक्स्ट देखिए डी वाई जेड पाई बॉन्ड, ओके। नेक्स्ट है डी पी जेड सिग्मा बॉन्ड, ओके, ठीक है, तो ये हमारे करेक्ट है। अब हमारे इनकरेक्ट ऑप्शन कौन से हो गए, बी सी एंड डी, कौन से हो गए, बी सी एंड डी, तो ऑप्शन नंबर 4 इज आर करेक्ट ऑप्शन बी सी एंड डी, ओके। तो 57 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 इज आर करेक्ट ऑप्शन। चलिए लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो होती हैं उनकी जब भी हम स्टेबिलिटी देखते हैं तो हम उसमें क्या क्या चीज़ें देखते हैं, एक तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, जिसमें जितने ज़्यादा नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड होंगे वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। सेकंड, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे जितना जो नेगेटिव चार्ज होगा वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। अब फर्स्ट नंबर ऑप्शन देखिए, फर्स्ट और नंबर ऑप्शन में कोवेलेंट बॉन्ड ज़्यादा, सेकंड में उससे कम, थर्ड में उससे कम, और थर्ड में देखिए इसमें ज़्यादा, थर्ड में भी ज़्यादा। अब इसमें देखिए इन दोनों में तो सेम ही है कोवेलेंट बॉन्ड, तीन दोनों में है ना, और इन दोनों में सेम है, तो दैट मीन्स फर्स्ट जो है वो हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें कोवेलेंट बॉन्ड भी ज़्यादा है और एन पे नेगेटिव चार्ज भी है, तो फर्स्ट हमारा करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट के लिए। अब सेकंड हमारा कोवेलेंट बॉन्ड किसमें ज़्यादा है, थर्ड वाले ऑप्शन में, तो हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। अब हमारे पास जो असमंजस की स्थिति आती है वो आती है सेकंड और फोर्थ ऑप्शन के लिए। अटके होंगे तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आके अटके होंगे, क्योंकि दोनों में कोवेलेंट बॉन्ड सेम है, और दोनों में कोवेलेंट बॉन्ड सेम है तो कौन से वाले को ज़्यादा स्टेबल माने। तो मैंने आपको 2 सेंटेंस बोले हैं, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होगा तो वो होगा हमारा ज़्यादा स्टेबल। तो नेगेटिव चार्ज किस पे है सबसे ज़्यादा, सेकेंड नंबर ऑप्शन के, क्योंकि एन पे नेगेटिव चार्ज है, और फोर्थ नंबर ऑप्शन पे तो एन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो फिर यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो हमारा थर्ड के बाद आएगा, और लास्ट हमारा आएगा फोर्थ, क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज जो है वो CH2 पे है और पॉजिटिव चार्ज जो है वो N2N पे है, जबकि N ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज आर करेक्ट ऑप्शन। 58 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 4, ओके। चलिए लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है शायद, चलिए आगे देख लेते हैं। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। हम हमेशा से पढ़ते आए हैं कि जब हमें करेक्ट इनकरेक्ट दोनों वर्ड को ध्यान से पढ़ के ही आप जो है टिक करेंगे, क्योंकि नेगेटिव क्वेश्चन जो होता है जिसमें इनकरेक्ट चीज़ें पूछी जाती हैं उसमें हम जल्दबाजी में कई बार क्या होता है टिक करके आ जाते हैं, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। फर्स्ट ऑप्शन है पाई पी एंड डी पाई बॉन्ड इन प्रेजेंट इन SO2, ठीक है, किस पे आता है, ऑक्सीजन के नीचे वाले में, ठीक है, कैसे था, NOF ऑक्सीजन के नीचे यहाँ पे आता है, तो कितने 6 स्लॉट थे हमारे पास, ठीक है, 2 पे मैंने ऑक्सीजन लगा दिया, तो ऑक्सीजन जो है वो हमेशा पेयर में बाउंड होता है, तो कौन सा इसमें हाइब्रिडाइजेशन हो गया, sp1 2 और देन हमारा हो गया 3, ठीक है, तो sp2, क्योंकि 2 तो मेरे पास बॉन्ड पेयर है और एक मेरे पास लोन पेयर है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। और इसमें कौन से बॉन्ड होते हैं, sp2 p2 है, दैट मीन्स d पाई p पाई बॉन्ड होगा, क्योंकि p वाला जो है वो जंप कर जाएगा आगे,
ठीक है। अब तो इसमें क्या है, ऑप्शन करेक्ट है, पी पाई डी पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन SO2। SO2 में पी पाई डी पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है क्योंकि sp2 संकरण है, ठीक है। तो क्या होता है, ऑक्सीजन एक्साइटेड स्टेट में जंप कर जाते हैं। तो हमारा बी ऑप्शन क्या है, CCl4 इज कोवलेंट, हमेशा से पढ़ते आए हैं, कोवलेंट है तभी जो कार्बन है उसके साथ क्लोरीन जो है चारों जुड़ जाते हैं और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है, म्यूचुअल शेयरिंग है। इसी तरीके से MgH2 इज इलेक्ट्रोवेलेंट, MgH2 में एक इलेक्ट्रॉन देता है, एक इलेक्ट्रॉन डुप्लेट, हाइड्रोजन है अपना डुप्लेट कंप्लीट करता है, Mg है वो इलेक्ट्रॉन देता है, तो दोनों जो है वो इलेक्ट्रोवेलेंट है, दैट मीन्स आयनिक। ओके, अब pH5 क्या बन सकता है, pH5 और BiCl5, ऐसा कुछ सुना है कभी, ऐसा कुछ सुना है? यहाँ तो हमारे पास जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी नहीं बन सकते, तो ये जो है वो हमारा इनकरेक्ट बॉन्ड है, तो ये हमारा जो है सही। इसने क्या बोला है, pH5 डज नॉट एग्जिट, यानी कि बात तो ये सही बोल रहे हैं, बट हम उस तरीके से अगर पढ़ें तो pH5 BiCl5 जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते। नेक्स्ट है SF4 एंड CH4 हैव आइडेंटिकल ज्योमेट्री, ठीक है, SF4 एंड CH4। अब SCH इसके लिए देखें तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H और यहाँ पे H। ओके, अब SF4 के लिए देखें तो ये आएगा इसके नीचे, तो 1 2 3 4 5 6 और मुझे 4 F बाउंड करनी है, 2 3 4। कैसे आइडेंटिकल हो गया, एक लोन पेयर बच रहा है, हाइब्रिडाइजेशन भी एक जैसा नहीं है, तो ये जो है वो इनकरेक्ट है। फोर्थ है IA+ इज बेंड शेप, ओके, I- जो होता है वो हमारे पास लीनियर शेप में होता है, I+ जो है वो हमारा बेंड शेप में होता है, ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो A भी करेक्ट है, B भी करेक्ट है, C भी करेक्ट है और E भी करेक्ट है। D जो है वो हमारा करेक्ट नहीं है, तो A B C और E कौन सा ऑप्शन हमारा होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन, A B C E स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, तो 59 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर रहा, हमारा आंसर नंबर 2। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Among the following, the species having square planar geometry for central atom are, आपको स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बतानी है। XeF4 के लिए क्या ज्योमेट्री होती है, स्क्वायर प्लेनर होती है, स्क्वायर प्लेनर XE। 8 स्लॉट हम बनाते हैं, 4 हम उसमें क्या कर देंगे, बाउंड कर देंगे XeF4, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब इसके अंदर मैं 4 F बाउंड कर दूं तो मेरे पास 4 तो बोन पेयर हो गए और 2 लोन पेयर हो गए, तो मेरे पास हो गया 6 sp3d 3 4 5 2, ठीक है, sp3d2 ये बात, ये हो गया मेरे पास सॉरी, sp3d2 हो गया। ओके, और इसके क्या है, 2 लोन पेयर है, तो क्या होगी, ज्योमेट्री बिगड़ जाएगी जो कि हो जाएगी अब स्क्वायर प्लेनर। ओके, क्या हो जाएगी, स्क्वायर प्लेनर। सेम हमारे पास SF4 के साथ होगा, सेम होगा, SO स्टाइल, OS किंचे ऑक्सीजन वाली उसमें आ रहा, सीरीज में आ रहा है, तो इसके साथ भी जो क्या है यही होगा, S 1 2 3 4 5 6। ओके, 4 मैंने इसके साथ F बाउंड कर दिए, एक इसके पास लोन पेयर बच गया, तो 4 + 1 कौन सा हुआ, sp3d, ठीक है, sp3d। पर इसकी स्ट्रक्चर जो है वो K शेप हो जाएगी क्योंकि इसके पास एक लोन पेयर है, बाकी कॉर्नर्स में आ जाएंगे, बीच में आ जाएगा, तो ये हमारे पास K स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है। SF4 की स्ट्रक्चर K होती है। अब हम आ जाते हैं NiCl4 पे, इसकी स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल, हमेशा से पढ़ते आए हैं, टेट्राहेड्रल, कुछ तो है जो हमारे टिप्स पे ही याद है, Ni के चारों तरफ Cl लग जाएंगे और इसमें जो है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो जाएगी। अब PdCl4-2 इसके लिए कैसे करेंगे, इसमें क्या होगा, इसमें भी XeF4 की तरह ही लोन पेयर्स बचेंगे, प्लस में बोन पेयर बनेंगे 4, तो कौन सा, D2sp3, तो ये क्या होगा, इसमें भी जो है स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर होगी, स्क्वायर प्लेनर।
तो हमारी स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर किस किस में हुई, XeF4 में और PdCl4-2 में, यानी कि फर्स्ट एंड फोर्थ इज आर करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 60 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट देखें, in which of the following ionization process the bond order has increased and magnetic behavior has changed। ठीक है, अब इसके लिए बिना सोचे समझे हम दो तो सीरीज जो हमारी हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ी थी वो लिख देते हैं पहले। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 एंड 19। ये हमारा 3, ये हमारा 2.5, ये हमारा 2, ये हमारा 1.5, ये हमारा 0.5, ये हमारा 2.5, ये हमारा 2, ये हमारा 1.5, ये हमारा 1, ये हमारा 0। ओके, देन हमारे पास एक चीज़ और कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर ओड हो, ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, या फिर 10 इलेक्ट्रॉन हो, या फिर 16 इलेक्ट्रॉन हो, तो स्पीशीज क्या हो जाएगी, पैरामैग्नेटिक। ये हमारी ट्रिक है। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और है, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इवन हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इवन हो, तो क्या हो जाएगी स्पीशीज हमारी, डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक, क्लियर। अब देखते हैं इसका आंसर। यहां से बात करते हैं हम NO की। N जो है वो हमारा 7, ठीक है, तो हमारे पास हो गया 7 प्लस ऑक्सीजन जो है हमारा 8, तो कितना हो गया 15। ठीक है, अब O2 की बात करें तो 16, ये हमारा हो गया NO के केस में। ठीक है, NO के केस में 15 इलेक्ट्रॉन, 15 इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स इसका बॉन्ड ऑर्डर जो है वो हो गया 2.5। 2.5 से अब इसने NO प्लस दे दिया तो हमें एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर देना है, तो 14 हो गया, 14 के लिए है 3, तो इंक्रीज हो रहा है बॉन्ड ऑर्डर। चलिए ये हमारा ऑप्शन हो सकता है, तो इसको हम टिक कर लेते हैं एक बार। अब है O2, O2 में 16 इलेक्ट्रॉन, 16 के लिए 2। ओके, अब इन्होंने प्लस दे दिया, माइनस कर दीजिए तो 2.5, इसमें भी इंक्रीज हो रहा है, तो ये भी हमारा ऑप्शन हो सकता है, एक बार इसको भी टिक कर लेते हैं। अब है N2 यानी कि 14, 14 के लिए 3 हमारा, और इन्होंने दे दिया N2 प्लस, तो 13 के लिए 2.5। अब यहाँ तो कम हो रहा है, तो ये तो हमारा ऑप्शन वैसे भी नहीं हो सकता, तो थर्ड ऑप्शन हमारा आउट हो गया गेम से। चलिए अब C2 के लिए देखिए, C2 6 और 12, तो 12 के लिए देखिए, तो 12 के लिए हमारे पास है 2। अब इन्होंने बोला प्लस, तो एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर दीजिए तो 1.5, ये भी कम हो रहा है, दैट मीन्स ये भी हमारा हो गया है गेम से बाहर। तो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन तो स्टूडेंट्स हमारे है ही नहीं। ठीक है, तो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन को मिटा दे। चलिए ये हमारे तो करेक्ट है, हो ही नहीं सकते। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि आपको बताना है, अब दो ऑप्शन हमारे पास आ गए जिनमें क्या हो रहा है, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा था, ऐसे दो ऑप्शन आ गए, तो अब इन दोनों ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा, ये देखते हैं। मैग्नेटिक बिहेवियर हैज चेंज्ड, मैग्नेटिक बिहेवियर भी चेंज होना चाहिए। अब यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन है 15 इलेक्ट्रॉन है, 15 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हुआ, मैग्नेटिक बिहेवियर ऑड नंबर है, दैट मीन्स ये होगा पैरामैग्नेटिक, NO होगा पैरामैग्नेटिक। और इसने बोला है +1, तो मैंने एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिया, 14 इलेक्ट्रॉन, तो 14 एक इवन नंबर है, तो ये हमारा होगा डायामैग्नेटिक। इसी तरीके से 2 से 2.5 तक अगर देखें तो 2, ठीक है, ऑक्सीजन 16 जो है वो हमारा, हमने बोला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर ओड है तो प्लस में 10 इलेक्ट्रॉन और 16 इलेक्ट्रॉन वाले को भी हमें काउंट करना है इसी के अंदर, तो ये हो गया हमारा पैरा। उसी तरीके से 2.5 के लिए देखें, यानी कि हमारा 16 में से +1, तो 15 के लिए देखें, 15 हमारा क्या है, ओड नंबर है, तो ये भी होगा पैरामैग्नेटिक। आ गया हमारा आंसर। क्या आया देखिए, पैरामैग्नेटिक से डायामैग्नेटिक हो रहा है, पैरामैग्नेटिक से पैरामैग्नेटिक हो रहा है, और इन्होंने क्या बोला है, मैग्नेटिक बिहेवियर चेंज होना चाहिए, मैग्नेटिक बिहेवियर चेंज होना चाहिए। और चेंज किस में हो रहा है स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, NO वाले में मैग्नेटिक बिहेवियर चेंज हो रहा है। ठीक है, ये जो ट्रिक्स हैं इन्हें मैं आपको समझा रही हूँ, शायद इसलिए जो है मुझे ज़्यादा टाइम लग रहा है,
जब आप इसे लर्न करके इसका आंसर निकालेंगे तो आपको वो कम टाइम लगेगा। ओके, चलिए, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट ऑप्शन। NO से NO प्लस बनेगा तो क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर भी इंक्रीज हो जाएगा और मैग्नेटिक बिहेवियर भी जो है वो चेंज हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, तो अच्छा हाँ जी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अबव बॉन्ड एंगल इज, बॉन्ड एंगल का आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। तो चलिए 62 नंबर में क्या है, HCH एंगल इन CH4, ठीक है। अब हमें पता है CH4 में 4 स्लॉट बनाए, 4 हाइड्रोजन जो है बाउंड कर दिए तो sp3 संकरण हो गया। BCl3 में 3 हमने स्लॉट बनाए, 3 हमने Cl जो है वो ऐड कर दी तो sp2 हो गया। और नेक्स्ट है IF7 में 7 स्लॉट, 7f sp3d3 और लास्ट है हमारा I। तो इसमें जो है बॉन्ड एंगल जो बहुत इजीली, क्योंकि I3 दे रखा है, इसकी स्ट्रक्चर ऑलरेडी गिवन है, तो ये हो जाता है हमारा, एक सेकेंड, ये हो जाता है हमारा 180, ये हमारा हो जाता है 180, ठीक है। तो ये ऑलरेडी 180 हो गया। अब sp3 के लिए कितना रहता है हमारा बॉन्ड एंगल, 109, ठीक है, 109 डिग्री 28 मिनट्स। sp2 के लिए कितना होता है, 120, ओके। इसके लिए 90 72 72 90, ठीक है। और लास्ट जो है हमारा वो है 180, लास्ट जो है वो हमारा है 180। आप देखते हैं सबसे ज़्यादा जो है वो किसका है स्टूडेंट्स, 4th नंबर का, सबसे ज़्यादा 4th 3 ऑप्शन में है। देन हमारे पास है 4th के बाद 2nd ऑप्शन, 4th के बाद 2nd ऑप्शन ये रहा। देन हमारे पास है उसके बाद 2nd के बाद 1st ऑप्शन और उसके बाद 3rd ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर 3rd इज द करेक्ट ऑप्शन, जिसमें I3 माइनस का बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा होता है, दैट इज 180। IF7 का जो है उसके बाद में होता है BCl3 का, दैट इज 120। और उसके बाद हमारे पास होता है CH4 का, दैट इज 109 डिग्री 28 मिनट्स। एंड लास्ट होता है हमारा 3rd का IF7 का, और वो है हमारे पास 72 90। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3rd इज आर करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन 62 नंबर। चलिए नेक्स्ट, शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ IF5 रेस्पेक्टिवली आ, क्या बताना है आपको, IF5 की शेप और हाइब्रिडाइजेशन। 5 स्लॉट बना दूं, 1 2 7 3 4 5 6 एंड 7। यहाँ पे मैंने 5 अटैच कर दिए F। एक मेरे पास हो गया लोन पेयर, तो 1 2 3 4 5 मेरे पास बॉन्ड पेयर, एक मेरे पास लोन पेयर, तो 6 वाला हमारा कौन सा होता है, sp3d2। 3 4 5 6 sp3d2। तो sp3d2 किस किस में आया है, फर्स्ट गलत, सेकंड गलत, थर्ड sp3d2 हो सकता है जी, फोर्थ पेंटागोनल पिरामिडल। तो क्या होगा हमारा इसमें ऑप्शन नंबर, स्क्वायर पिरामिडल। तो चलिए क्या होगा इसमें, आंसर नंबर 3rd इज द करेक्ट ऑप्शन, स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल कैसे होगा, F I हमें सेंटर में, F हमारा साइड्स में और एक हमारा हो जाएगा लोन पेयर, तो हमारा हो गया स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। तो 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर नंबर 3rd इज द करेक्ट ऑप्शन, स्क्वायर पिरामिडल sp3d2 संकरण हाइब्रिडाइजेशन। चलिए H2Li2B2 ईच हैज बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 1, ठीक है, द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। अब हम ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी किससे देखते थे कि उसमें बॉन्ड ऑर्डर क्या है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0, स्टेबिलिटी 0, जैसे कि Be2, हमने एक एग्जांपल पढ़ते हैं हम, Be2 बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है, स्टेबिलिटी 0 होती है। अब इन्होंने तो ये बोल दिया कि H2Li2B2 तीनों में जो बॉन्ड ऑर्डर सेम है, अब क्या करेंगे, अब इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे एंटीबॉडी जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, क्या हो गया, एंटी बॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके पास ज़्यादा है, देखिए H2 के पास कोई एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, नहीं है, H2 के पास एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, फिनिश, एंटी बॉन्डिंग में जाता ही नहीं है, तो सबसे ज़्यादा H2 की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। देन
B2 और Li2। B2 Li2 में साइज किसका छोटा है स्टूडेंट्स? B2 का साइज किसका छोटा है? B2 का। हमने क्या बोला है? ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ता है, लेफ्ट से राइट जाने पर साइज कम होता है। तो B2 का जो साइज है वो छोटा होगा, तो H2 का जो है सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। B2 का साइज छोटा है इसलिए इसके बाद इसकी होगी, और उसके बाद लास्ट में होगी Li2 की। थोड़े से जो क्वेश्चन है ये इजी क्वेश्चन है पर कंसेप्चुअल है। बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं जो आपको माइंड में रख के इनके आंसर देने होते हैं। तो कंसेप्ट्स को याद रखिए कि जहां पर भी स्टेबिलिटी, अगर बॉन्ड ऑर्डर इक्वल है सबका, तो आपको क्या करना है? एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स देखिए, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स किसके पास ज़्यादा है। और अगर वो भी आपका काम नहीं करता, आपको लगता है कि वो भी पीछे वाले इलेक्ट्रॉन्स में या पीछे वाले एलिमेंट्स में सेम आ रहे हैं, तो आप क्या देखिए, साइज जिसका छोटा है उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। साइज किसका छोटा है? इसका छोटा है, तो स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा होगी, Li2 की कम होगी। ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर है हमारा आंसर नंबर 3rd। Which of the following sets of species does not follow octet rule? अब ये तो जो है, जिन भी बच्चों ने क्वेश्चन गलत किया है, यानी कि वो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर ही नहीं पढ़ के आए। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर 1 शॉर्ट में हम शुरू में ही पढ़ चुके हैं। इतने सारे हमने इसमें एक्सेप्शंस पढ़े थे कि PCl5 जो होता है वो एक्सपेंडेड ऑक्टेट है, ऑक्टेट से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ले लेता है। SF6 है, एक्सपेंडेड ऑक्टेट है। AlCl3 है, वो ऑक्टेट से कम रहता है। ठीक है, और BF3 है, ऑक्टेट से कम रहता है। हमने इसका सेकंड टॉपिक ही अपना केमिकल बॉन्डिंग का यही पढ़ा था। अगर जो क्वेश्चन स्टूडेंट गलत करके आया, दैट मीन्स उसने चैप्टर अच्छे से नहीं रीड किया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3rd जो है वो हमारा करेक्ट है। इसमें कुछ भी सॉल्व करवाने की जरूरत नहीं है। इसमें ये मतलब नहीं है कि अब मैं यहाँ पे आपको एक बॉन्डिंग बना के दिखाऊं। हम उस चैप्टर में अच्छे से रीड कर चुके हैं, और इन जो एग्जाम्पल्स हैं उनको हम हमेशा टिप्स पे भी याद रखते हैं कि PCl5 SF6 जो है वो एक्सपेंडेड ऑक्टेट है, प्लस में हमारे BF3 AlCl3 जो है हमारे ऑक्टेट से कम रहते हैं। ओके, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। तो 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर नंबर 3rd इज द करेक्ट ऑप्शन। द वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस इज 4 times दैट ऑफ B. If molecular mass of B is m, then the molecular mass of A is. A गैस का वाष्प घनत्व B का 4 गुना है। ओके, यदि B का अणुभार m है तो A का अणुभार होगा। ठीक है, हम कैसे देखते हैं? ये एक रिलेशन हमें पता है, मास जो होता है, चलो A का मास लिख लेते हैं, B का मास। ओके, इसको इस तरीके से लिखें, और A की वेपर डेंसिटी, V की वेपर डेंसिटी। ओके, आप देखते हैं, अब हमारे पास MA MA है A का मास और B का मास। अब B का मास हमें दे रखा है M, इसको हम MA का M रख देते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू हमको निकालनी है, और इसको हमें दे रखा है M, तो M रख दिया। VA हमें दे रखा है A की डेंसिटी B की डेंसिटी की 4 गुना है, तो इसको अगर मैं 4x लिख दूँ तो मैं इसको x लिख सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर B x है तो 4 गुना है, तो उसका ऊपर वाला 4x हो गया, और x से x अगर मैं काट दूँ तो मेरे पास MA की वैल्यू क्या आएगी? MA इज इक्वल टू 4 इंटू M। MA इज इक्वल टू 4 इंटू M। सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगनी थी, बहुत ईजी क्वेश्चन था, कोई लेंथी नहीं था। तो ऑप्शन नंबर 2nd इज द करेक्ट ऑप्शन, 4M। ओके, चलिए लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट? आपको इनमें से करेक्ट जो है वो बताना है। ल्यूमो लेवल 4 C2 मॉलिक्यूल इज अ सिग्मा 2p ऑर्बिटल। ठीक है, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ल्यूमो लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हमें पता है इसमें इलेक्ट्रॉन पाई में पहले फिल होते हैं। ठीक है, कितना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने हैं? 14 से कम है। ठीक है, लेसर देन 14 है, और लेसर देन 14 के लिए हम कैसी स्ट्रक्चर याद करते थे? ऐसी याद कीजिए, केमिकल बॉन्डिंग के 1 शॉट में बहुत सारी ट्रिक्स पढ़ी हमने इसकी। हमने ऐसे एक मंदिर के ऊपर दूसरा मंदिर बनाया था। ठीक है, लेसर देन में और हायर देन में दोनों इक्वल थे, लेसर देन में वो बनाया था, तो इसमें लास्ट में जो है ये जो है फिल होगा ही नहीं। और यही जो इन्होंने बोला ल्यूमो लेवल 4 C2 मॉलिक्यूल इज अ ल्यूमो, यानी कि अनऑक्यूपाइड। ये पहले ही बोल रही कि अनऑक्यूपाइड है, और वो है भी हमारा अनऑक्यूपाइड। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही है। सेकंड चलते हैं। इन C2 मॉलिक्यूल बोथ द
बॉन्ड्स आर पाई बॉन्ड, ठीक है, बोथ बॉन्ड पाई बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड तो हमारा खाली रह जाता है तभी लूमो है, चलिए ये भी सही है। C2 में जो है पाई बॉन्ड्स होते हैं बोथ, C2-2 आयंस, देयर इज 1 पाई एंड 1 सिग्मा, ये पता है हमें, 1 पाई 1 सिग्मा, CaC2 इससे बनता है ना, CaC2, एक पाई होता है, एक 2 सिग्मा होते हैं, तो ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, CaCO2 इसका एग्जाम्पल है। और लास्ट है ऑल ऑफ द अबव, सभी जो है करेक्ट है, तो सही है, ल्यूमो वाला भी हमारा करेक्ट है, पाई बॉन्ड वाला भी हमारा करेक्ट है, C2 वाला भी करेक्ट है, तो लास्ट जो है हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑल ऑफ द करेक्ट, उपरोक्त सभी करेक्ट है, उपरोक्त सभी सही है। ओके, तो 67 नंबर क्वेश्चन का आपका कौन सा आंसर था, आंसर नंबर 4। नेक्स्ट, 6 into 10⁻20 molecules of CO2 are removed from 220 milligram of CO2. What are the remaining moles of CO2 moles of CO2? CO2 के 220 मिलीग्राम से CO2 के 6 into 10⁻20 अणु हटा लिए जाते हैं तो CO2 के कितने मोल शेष बचेंगे? ओके, ये है हमारा क्वेश्चन। तो चलिए सबसे पहले इसमें निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स किसके लिए निकालेंगे, CO2 के लिए। तो हमें जो वैल्यू कितनी दे रखी है, उसकी गिवन मास कितना है 220, जो कि हमें दे रखा है मिलीग्राम्स में, तो 220 इंटू 10⁻³ लगा दें। और CO2 के लिए मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 44, ये इससे गया 5 पे, तो मेरी वैल्यू आ गई 5 इंटू 10⁻³ 5 इंटू 10⁻³ अब एक और रिलेशन हमें पता होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन में होता है एवोगैड्रो नंबर। अब नंबर ऑफ मोल्स है हमारे पास 5 इंटू 10⁻³ एवोगैड्रो नंबर से इसे मल्टीप्लाई कर दें 6.023 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब क्या होगा 6 5 30, तो 30 इंटू 10⁻³ है 23 है, तो 10⁻20, तो ये आ गया हमारे 10⁻20 वैल्यू। अब क्या है, हमें कितना दिया हुआ है 6 इंटू 10⁻20, अब इसमें से इसको माइनस कर दे तो -6 इंटू 10⁻20, तो ये हमारे पास हो गया 24 इंटू 10⁻20। ओके, 24 इंटू 10⁻20। अब हमें निकालने हमारे नंबर ऑफ मोल्स जो कि रिमेनिंग है, तो क्या करेंगे, इसको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को मैं क्या करूंगी, डिवाइड कर दूंगी किसके साथ, एवोगैड्रो नंबर के साथ, तो 24 इंटू 10⁻20 अपॉन में हो जाएगा 6 इंटू 023 इंटू 10⁻23। ओके, क्लियर। चलिए अब क्या होगा, ये इससे चला गया 3 पे, तो मेरी वैल्यू 4 पे, 6 4 24, तो 4 इंटू 10⁻³ 23 था 20 था, तो -3, तो क्या वैल्यू रही मेरे पास 4 इंटू 10⁻³ ओके। तो आंसर नंबर कौन सा करेक्ट हुआ, आंसर नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन 4 इंटू 10⁻³ मोल्स। क्या किया, पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाले, 220 में से 220 था वो हमारा मिलीग्राम्स में था, मिली का मतलब 10⁻³ तो -3 लगाया, 44 लगाया, ये इससे गया 5 पे, तो 5 इंटू 10⁻³ आ गया। अब इसको हमने मल्टीप्लाई किया एवोगैड्रो नंबर से ताकि हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल जाए, तो हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल गए 30 इंटू 10⁻20। क्वेश्चन में हमें दे रखा था 6 इंटू 10⁻20, माइनस कर दिया, वैल्यू आ गई 24 इंटू 10⁻20। अब क्या हुआ, अब हमें निकालें नंबर ऑफ मोल्स। अब यही वाला फॉर्मूला मैंने वापस नीचे लगा दिया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन Na। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने थे रिमेनिंग हमारे पास 24 और नीचे है 6, तो एवोगैड्रो नंबर से इसको डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास आ गया 4 इंटू 10⁻³ ओके। चलिए लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, आपको फॉल्स स्टेटमेंट जो है वो इसके अंदर बतानी है। आपको बोला गया है 1 मोल है 11.2 लीटर ऑफ गैस एट NTP वेट्स
इक्वल टू वेपर डेंसिटी, ओके 11.2 हम ही लेते हैं लीटर ऑफ गैस, एनटीपी वेट इक्वल टू वेपर डेंसिटी के इक्वल होता है, और वेपर डेंसिटी किसके इक्वल होती है, वेपर डेंसिटी इंटू 2 इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट होता है, और मॉलिक्यूलर वेट के वो क्या आता है, इक्वल क्या होता है 22.4, ओके। अब है 22.4 लीटर ऑफ वाटर वेपर एट एनटीपी व्हेन कंडेंस्ड गिव्स 18 ml ऑफ लिक्विड वाटर। अब ये जो क्वेश्चन है, हमने हमारी जो लाइव क्लास थी उसमें ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, उसमें हमारा 80 ml आंसर आया था 22.4 लीटर के लिए, ध्यान से याद कीजिए। तो ये वही वाला क्वेश्चन है, उसी की उसने कंसेप्ट बना के हमें दे दिया है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। अब थर्ड है 1 मोल ऑफ H2 एट एनटीपी ऑक्यूपाइज 11.2 लीटर्स ऑफ अ वॉल्यूम। 11.2 लीटर्स दे दिया इन्होंने, कितना दिया है 11.2 लीटर्स, जबकि हमारा होता क्या है 22.4 लीटर्स, क्या होता है 22.4 लीटर्स। तो फोर्थ स्टेटमेंट कौन सी है हमारी, आंसर नंबर थर्ड जो है हमारी फोर्थ स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पे आना चाहिए था 22.4 लीटर्स, ओके। चलिए, तो 69 नंबर क्वेश्चन का हमारी फोर्थ स्टेटमेंट कौन सी हुई, एनटीपी पर 1 मोल H2 गैस 11.2 लीटर आयतन घेरती है। क्वेश्चन नंबर 70। अब इस क्वेश्चन में लंबा चौड़ा कोई भी मेथड नहीं लगाना है, हमने क्या किया है, बहुत इजीली इसको सॉल्व करेंगे। Mg प्लस O2 2 MgO, ये है हमारे पास Mg प्लस O2 2 MgO, ओके। इक्वेशन बैलेंस है, नो, ओके, हाँ जी, अब बैलेंस है। तो 2 मोल जो Mg है वो 1 मोल O2 के साथ रिएक्ट करता है, और 2 मोल मुझे MgO दे देता है, ओके। तो यहाँ पे अगर मैं 2 इंटू 12 24 और यहाँ पे मैं कर दूँ 16 इंटू 2, तो ये हो गया मेरे पास 48, ये मेरे पास हो गया 32, और ये हो गया मेरे पास 24 प्लस 16, तो 0 40, ठीक है। अब इन्होंने दिया है 2, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी 2 से, तो ये मेरा हो गया 80। तो 3 रेशो स्टूडेंट्स हमारे पास आए हैं इसमें 32, इसको सॉल्व करने का ये ट्रिक है एक, ठीक है। अब इसको लंबे चौड़े मेथड से कोई मोल्स नहीं निकालेंगे, कोई कुछ नहीं निकालेंगे। अब इन तीनों को देखिए, इन तीनों का रेशो क्या निकल रहा है, वही रेशो जो होगा वो हमारा होगा मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का। हमें इसमें लिमिटिंग एनर्जी भी नहीं देखना, कुछ भी नहीं देखना, सिर्फ इन तीनों का जो रेशो होगा वही रेशो हमारा ये आ जाएगा। अब ये 16 3 जा, ठीक है, यहाँ पे हो गया 16 2 जा 32, 16 3 जा 48, और ये हो गया हमारा 16 5 जा 80, ओके, ठीक है। 16 3 जा 48, 16 2 जा हो गया 32, और 16 5 जा हो गया 80, ओके। तो 3:2:5, ये है हमारा 3:2:5। तो क्या रहना चाहिए, ये हमारा रहना चाहिए 30, ये हमारा रहना चाहिए 20, और ये हमारा रहना चाहिए 50। सिंपल, क्लियर। रेशो की जो है हेल्प से भी हम स्टोइकियोमेट्री को कई बार सॉल्व कर सकते हैं, अगर वो जो है सिंपली एक दूसरे में जो है रेशो दे रहे हैं, सिंपली रेशो दे रहे हैं, तो फिर हम उसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने की ज़रूरत नहीं है, हमने क्या करना है, हमें उसमें उसके सबसे पहले जो है रेशो निकालना है, उस रेशो के अकॉर्डिंग जो है हम आंसर में चूज कर लेंगे, ठीक है। अब इसमें 30 जो है हमारे पास मैग्नीशियम है, और 20 जो है वो हमारे पास ऑक्सीजन है, और 50 जो है वो हमारे पास MgO है। 40 ऑफ मैग्नीशियम नो, 60 ऑफ मैग्नीशियम नो, 50 ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड बिल्कुल है जी, 50 ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड है हमारे पास, तो ये हमारा जो है वो करेक्ट ऑप्शन है 50 ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। और क्या है 10 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, हमारा यहाँ पे है 20, तो 30 - 20 इज इक्वल टू 10 ग्राम, तो ये भी हमारा सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज 50 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड 10 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मिक्सचर remaining as residual mixture। चलिए, let's move on to next question। 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन रिप्रेजेंट्स, नाइट्रोजन का 1 ग्राम एटम जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, 6.02 × 10⁻23 N2। नो, N2 की बात हो गई, नाइट्रोजन एटम की बात की गई थी यहाँ पे, ठीक है, तो मॉलिक्यूल नो। नेक्स्ट है 22.4 लीटर ऑफ N2 एट एनटीपी, नहीं बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये तो देखिए 22.4 लीटर ऑफ N2 एट एनटीपी कैसे हो जाएगा, है ना।
तो क्या होगा इसका हाफ होता है तो 11.2 होगा, 22.4। अगर वो क्या किसकी बात कर रहा है, एटम की बात कर रहा है। यहाँ पे इन्होंने किसकी बात की थी, N2 की बात कर दी, तो बिल्कुल गलत हो गया। तो इसको अपॉन में 2 करेंगे तो हमारे पास आएगा 11.2। तो इसका थर्ड नंबर जो आंसर है वो करेक्ट आंसर है। सेकंड, फर्स्ट एंड फोर्थ ये सारे जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे हमारे से N2 की बात कर ली, और अगर N2 की बात कर रहे हैं इस केस में तो हमें क्या करना है, इसको कर देना है हाफ। तो क्या होगा 11.2 तो 22.4 हो जाएगा 11.2। ओके, चलिए लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द मोल्स ऑफ O2 रिक्वायर्ड फॉर रिएक्टिंग विद 6.8 ग्राम ऑफ अमोनिया। ठीक है, अब देखिए हमें दे रखी है रिएक्शन, क्या रिएक्शन दे रखी है, 4NH3 प्लस 5O2, बैलेंस करें रिएक्शन को, 4NO प्लस 6H2O। हाँ जी, एकदम अच्छे से बैलेंस है रिएक्शन। NH3 के लिए अगर देखें तो 4 × 17 68, तो 68 ग्राम हो गया इसके लिए स्टूडेंट्स। क्या हो गया, 68 ग्राम्स। अब देखिए वही हमने स्टोइकियोमेट्री में जो पिछले में लगाया था, वही जो अगर फंडा हम यहाँ पे लगा दे कि इन्होंने दिया है 6.8, अगर मैं 68 को किससे डिवाइड करूँ कि 6.8 आ जाए, तो किससे डिवाइड करूँ, 10 से अगर मैं डिवाइड करूँ तो 6.8 आ जाएगा। ठीक है, और उसी 10 से अगर मैं इसके 5 मोल्स को भी डिवाइड कर देती हूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा, 0.5। क्या आएगा, 0.5। सेम उसमें भी हमने क्या किया था, सिंपलेस्ट रेशियो ले लिया था, और इसमें हमने क्या किया है, सेम जो है हमने नंबर से दोनों को डिवाइड कर दिया है जिससे कि नीचे वाला हमारा आंसर आ जाए। तो इसमें हमारा इसका होगा 6.8 जो कि हमें दिया हुआ है, इसका होगा 0.5 जो कि हमारा आंसर है। तो 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर नंबर 4 इज आर करेक्ट ऑप्शन। 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर नंबर 4 इज आर करेक्ट ऑप्शन। चलिए, the minimum quantity in grams of H2S need to precipitate 63.5 grams of Cu plus 2 will be nearly Cu plus 2 plus H2S is equal to Cus plus 2H plus। ओके, तो ये हमारा हो गया है 63.5। इसका क्या होता है, एटॉमिक वेट 63.5। अब इसका देखें तो इसका मेरे पास हो जाएगा 16, 17, 18, तो ये हो गया मेरा 18, 32, ओके 34। हाँ, H2S का हमारा क्या हो गया 34, तो Cu plus 2 का हमारा हो गया 63.5, H2S का हमारे पास हो गया मॉलिक्यूलर वेट 634। ओके, अब इन्होंने हमें क्या दिया है, क्वेश्चन में भी हमको 63.5 दे रखा है, अगर इसका 63.5 दे रखा है तो इसका भी तो 34 ही होगा। इसका 63.5 दे रखा है तो कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, हमें तो आंसर क्वेश्चन के अंदर ही दे दिया गया है। अगर हमें Cu plus 2 का 63.5 दिया है, अब इसमें इक्वेशन में क्या है, बैलेंस इक्वेशन, कोई मोल्स नहीं है, एक मोल इसका एक मोल इसका, तो 63.5 इसका तो 34 इसका, और क्वेश्चन में भी इन्होंने ये दिया 63.5 और 34, तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत ईजी था, नो कैलकुलेशन, बस थोड़ा सा दिमाग लगा के अगर थोड़ा सा एक दो बार क्वेश्चन को पढ़ के करते हैं तो बहुत अच्छा निकलेगा। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। अब है 74, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ CO2 obtained at STP on heating 200 grams of 50% pure CaCO3। देखिए CaCO3 इज इक्वल टू CaO प्लस CO2। ओके, तो ये हमारा हो गया 100, तो ये हमारा होता है 40 प्लस 60 56, और ये हमारा होता है 44। ओके, तो ये हो गया हमारा 100। अब हम अगर CaCO3 के लिए निकालें तो हमें दे रखा है 200 अपॉन में 100, नंबर ऑफ मोल्स निकालें तो हमारे आ जाएगा 2, नंबर ऑफ मोल्स आ गया 2। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स अगर 2 है तो वॉल्यूम की वैल्यू अगर निकाली जाए तो 2 अपॉन में हो जाएगा 2 इज इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम अपॉन 22.4, और अगर मैं 22.4 को मल्टीप्लाई करूं 2 से तो मेरा आंसर आ जाएगा 44.8। दैट इज आवर करेक्ट आंसर 44.8। ओके, तो ऑप्शन नंबर 3 इज आवर करेक्ट ऑप्शन 44.8।
चलिए लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 2.8 gram of iron displaces 3.2 gram of copper from a solution of copper sulfate solution. If the equivalent mass of iron is 28, then equivalent mass of copper will be 2.8 ग्राम आयरन कॉपर सल्फेट विलयन से 3.2 ग्राम कॉपर विस्थापित करता है। यदि आयरन का तुल्यांकी भार 28 है तो कॉपर का तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन था हमारे पास। तो चलिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखिए क्या हुआ, हमें दे रखा है, एक तो ग्राम में जो है वेट दे रखा है, मॉलिक्यूलर वेट हमें दे रखा है। देखिए मास दे रखा है 2.8, मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है इसके लिए 28, ओके, मॉलिक्यूलर वेट 28। देन हमारे दे रखा है 3.2 और यहाँ पे हमें निकालना है इसका इक्विवेलेंट मास। तो हमें क्या दे रखा है 2.8 दे रखा है, क्या इसका मास दे रखा है और इक्विवेलेंट वेट दे रखा है 28, तो मास अपॉन 28 कर दिया मैंने। और वहाँ पे हमें दे रखा है 3.2 और उसका इक्विवेलेंट मास जो है वो हमको निकालना है। तो क्या होगा, इससे इसको मैं अगर डिवाइड करूँ तो ये पॉइंट्स हट जाए, तो यहाँ से ये कट गया और ये इसके पास चला गया, तो हो गया 3.2 इंटू 10 इज इक्वल टू 32। तो इक्विवेलेंट वेट हमारा क्या आ गया स्टूडेंट्स 32। इक्विवेलेंट वेट क्या आ गया 32। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट ऑप्शन। 75 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए टोटल नंबर ऑफ, अब यहाँ से जो है हमारा ऑर्गेनिक का पोर्शन शुरू हो जाता है। टोटल नंबर ऑफ 2 डिग्री एमीन्स इन एन गिवन कंपाउंड। 2 डिग्री एमीन्स कौन से एमीन्स हो गई, जो एक H के साथ अटैच हो, और 1 डिग्री कौन सी, जो 2 H के साथ अटैच हो, और 3 डिग्री कौन सी, जो सिर्फ कार्बन्स के साथ अटैच हो। तो ये होती है हमारी 1 डिग्री, ये होती है हमारी 2 डिग्री, ये होती है हमारी 3 डिग्री। ओके चलिए अब इधर देखते हैं, यहाँ से इस वाले H से काउंट करते हैं। एक H के साथ अटैच है तो एक हमारी वाइनिल एंड एलाइल आर जॉइंड ईच अदर, वी गेट विनाइल एंड एलिल मूलक को मिलाने पर कौन सा यौगिक बनता है। देखिए तो क्या हुआ इसकी स्ट्रक्चर में, देखिए एक विनाइल और एक एलाइल ग्रुप को हमने जोड़ा है, विनाइल ग्रुप और एलाइल ग्रुप को जोड़ा, ठीक है। दोनों को जोड़ने से RCH2 CH CH, अब यहाँ पे एक R जुड़ रहा है तो मेरे को एक CH यहाँ से रिमूव करना पड़ा, तो R सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये हमारे पास विनाइल को और एलाइल को मैंने अगर वो किया जोड़ा तो ये हमारे पास आया, ठीक है। अब कॉन्जुगेटेड का क्या मतलब होता है, एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड, ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं है, तो कॉन्जुगेटेड तो ये नहीं हो सकता। क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव में क्या होता है, बैक टू बैक डबल बॉन्ड आते हैं, बैक टू बैक डबल बॉन्ड आते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है, तो क्यूमुलेटिव भी नहीं हो सकता। अब क्या है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, कहीं पे भी रैंडमली डबल बॉन्ड आ रहे हैं, दैट मीन्स ये होगा तो कोई भी डाइईन। अब आइसोलेटेड डाइईन है क्योंकि इसके अंदर क्या है, रैंडमली कहीं पे भी डबल बॉन्ड आ रहे हैं, दैट मीन्स ये कौन सी हो गई, आइसोलेटेड डाइईन। कॉन्जुगेटेड क्यों नहीं है, क्योंकि डबल बॉन्ड का कोई सीक्वेंस नहीं है। क्यूमुलेटिव क्यों नहीं है, क्योंकि डबल बॉन्ड बैक टू बैक नहीं आ रहे हैं। आइसोलेटेड क्यों है, क्योंकि रैंडमली कहीं पे भी डबल बॉन्ड जो है वो अपीयर हो रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज ऑप्शन नंबर सेकंड इज आर करेक्ट ऑप्शन, आइसोलेटेड डाइईन, विल गेट डाइईन। ओके तो चलिए लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट आइसोब्यूटाइल एमीन। आइसोब्यूटाइल एमीन में क्या होगा, एक कार्बन दो और साइड वाले कार्बन से जुड़ा हुआ होगा। अब देखिए इसके अंदर कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन है, एक कार्बन दो और से नहीं, साइड वाइज नहीं जुड़ा हुआ। इधर देखिए एक कार्बन दो और से और उसके ऊपर खुद के ऊपर कार्बन, ये बिल्कुल सही है। एक कार्बन दो और कार्बन से और उसके ऊपर खुद के ऊपर कार्बन, ये भी सही है। अब एक कार्बन दो और कार्बन से नहीं, यहाँ पर NH2 आ गया, तो ये जो हो गया हमारा गलत। तो फर्स्ट और डी जो है वो हमारा हो गया गलत, तो ए बी और सी जो है वो हमारा करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज आर करेक्ट ऑप्शन, बी एंड सी। क्या है आइसोब्यूटाइल में, आइसोब्यूटाइल के स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ कार्बन प्लस में उसके साइड्स वाले भी दो कार्बन होने चाहिए, जो कि सिचुएशन सिर्फ दो इन्हीं बी और सी में दिख रही है, इसमें भी नहीं दिख रही हमको, इसमें भी नहीं दिख रही। तो बी एंड सी आर करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सेकंड इज आर करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी। तो 79 नंबर क्वेश्चन का स्टूडेंट्स का आंसर रहा हमारे पास बी एंड सी। चलिए
80 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नोट करेक्ट, इसमें से आपको वो स्टेटमेंट बतानी है जो कि करेक्ट नहीं है। ये बोल रहा है नेफ्थलीन इज एरोमेटिक, हाँ जी एरोमेटिक है, एंड 5 पाई बॉन्ड्स होते हैं उसके अंदर, हाँ जी होते हैं, 2 बेंजीन रिंग्स लगी हुई होती है, 5 पाई बॉन्ड्स है उसके अंदर, तो ये करेक्ट है। DU ऑफ डाइविनाइल कार्बिनोल इज 2 एंड इट इज 2 डिग्री अल्कोहल, ओके। डाइविनाइल कार्बिनोल में DU कितना होता है इसका 2, DU कैसे निकालते थे हमने पढ़ा था H/2 देन N/2 देन +1, अगर वहाँ पे अगर कोई हमारे पास हेलोजन नहीं है तो अगर होगा तो -X/2 हो जाता था, ठीक है। तो DU डाइविनाइल कार्बोनिल का 2 होता है, ओके। आइसोओक्टेन हैव 2 डिग्री कार्बन, क्या बोल दिया यहाँ पे गड़बड़ हो गई। आइसोओक्टेन के पास क्या सिर्फ 2 डिग्री कार्बन होते हैं, क्या होते हैं, सिर्फ 2 ही कार्बन होते हैं या फिर ज्यादा होते हैं, क्या बोल रहा है ये, क्या कह रहा है, आइसोओक्टेन हैव 2 डिग्री एटम। यहाँ पे हमने भी ये स्ट्रक्चर देखी थी हमने CH3, ठीक है, ये हमारा 1 डिग्री, ये हमारा 4 डिग्री, ये हमारा 2 डिग्री, ये 2 डिग्री 2 कार्बन से, ये भी 2 डिग्री 2 कार्बन से, और ये जो है हमारा 1 डिग्री यानी कि एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। बट आइसोओक्टेन में इन्होंने क्या बोला है कि सिर्फ 2 डिग्री कार्बन 2 ही हो, हमारे पास तो हो गए 3, तो दैट मीन्स ये जो है वो गलत वाक्य है, ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन कि आइसोओक्टेन में 2 डिग्री होते हैं कार्बन, जबकि ऐसा नहीं होता है, 2 से ज्यादा होते हैं, ओके। तो 80 नंबर क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर 3। चलिए लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये टोटल नंबर ऑफ पोजीशन आइसोमर्स ऑफ ट्राइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन्स आर, तो चलिए अब क्या है, हमने क्या ट्राइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन के आइसोमर्स देखने हैं हमें, पोजीशन आइसोमर्स। देखिए अब इसके अंदर देखिए कितने हुए 1, एक तो हो गया हमारा 1 1 2, ओके। सेकंड देखिए पोजीशन आइसोमर्स कौन कौन से हुए 1 1 3 1 1 4, ओके। नेक्स्ट हो गया 1 2 3, तो कितने हो गए 4 हो गए। अब नीचे आ जाइए 1 2 4 5 देन 1 3 5 6, तो कितने हो गए आइसोमर्स 6, कितने हो गए 6, क्यों हो गए, देखिए एक तो हो गया 1 1 2 1 1 3 1 1 4, 3 तो यही हो गए, जो कि सिर्फ ऊपर वाली की लोकेशन सेम, नीचे जो है लोकेशन जो है चेंज होती गई, ओके। देन हमारे पास आ गई उसके बाद 1 2 4 1 3 5, तो इसके अप्रोक्सीमेटली जो हमारा जो है आंसर रहा 6, कितने आइसोमर्स हुए हमारे पास, इसके 6 आइसोमर्स हुए। तो हमारे पास ट्राइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन के कितने पोजीशन आइसोमर्स होते हैं, तो वो होते हैं हमारे पास 6 पोजीशन आइसोमर्स जो हैं वो हमारे पास इसके प्रेजेंट होते हैं। तो 81 नंबर क्वेश्चन का हमारा आंसर नंबर जो है सेकंड सही है, क्योंकि हमने ड्रॉ करके देखा 1 1 2 1 1 3 1 1 4, तो हमारा लाइन में लग गया, ठीक है। उसके बाद में हमने पोजीशंस चेंज करनी शुरू की, तो 1 2 3 1 2 4 एंड 1 3 5, तो टोटल हो गए 6। तो ये था 81 नंबर क्वेश्चन का आंसर, आंसर नंबर सेकंड। चलिए लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन 82। आपको क्या है, स्टेटमेंट्स दे रखी हैं 4, इसमें से आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन से थोड़ा बच के रहिएगा, क्योंकि जो नेगेटिव क्वेश्चंस होते हैं इनकरेक्ट पूछ लेते हैं, कई बार हम क्या करते हैं फटाफट से जो फर्स्ट में जो है टिक करके आ जाते हैं। तो चलिए तो हम शुरू करते हैं फर्स्ट जो है हमारी स्टेटमेंट से। तो चलिए फर्स्ट में हमने देखा द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स फॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8R6, ठीक है। सेकेंड में हमें देखा द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स फॉर द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12R3। द नंबर ऑफ थर्ड में देखा द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स फॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H14R5। द फोर्थ ऑप्शन हमें दे रखा है द नंबर ऑफ बेंजीन रिंग्स कंटेनिंग स्ट्रक्चरल आइसोमर्स फॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H4BrClR4, ठीक है। अब देखिए हम शुरू करते हैं हेक्सेन से। हेक्सेन के लिए कितने हैं 1 2 3 4 5 आइसोमर्स है हेक्सेन के लिए, कौन कौन से। फर्स्ट हमारा हो जाएगा हेक्सेन सिंपल, सेकंड 2 मिथाइल पेंटेन, सेकंड हो गया हमारा 2 मिथाइल पेंटेन। अब थर्ड देखते हैं हमारा, एक तो ये हो गया, अब यहाँ पर अगर मैं 3 मिथाइल कर दूँ तो 3 मिथाइल पेंटेन, और इसी के साथ अगर मैं फोर्थ में इसको मिथाइल को 2 और 3 दोनों ग्रुप्स पे जोड़ दूँ तो हो गया 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन।
और लास्ट जो है हमारा हो जाएगा 2 जो है डाई मिथाइल को किस पे जोड़ दिया, दोनों को सेकंड पोजीशन पे जोड़ देती हूँ तो 2 डाई मिथाइल पेंटेन। तो ये हो गया हमारा 2 डाई मिथाइल पेंटेन। तो हेक्सेन के कितने फॉर्म्स बने, C6H14 के 5, कौन कौन से, 2 मिथाइल पेंटेन, 3 मिथाइल पेंटेन, 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन और 2 डाई मिथाइल पेंटेन। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा किसके लिए, C6H4BrCl के लिए। इन्होंने बोला है कि 4 आइसोमर्स होने चाहिए। हम देखते हैं हमारे कितने बन रहे हैं, 1 ब्रोमो 1 क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, एक तो हमारा हो गया 1 ब्रोमो 1 क्लोरो। अब इसी सीरीज में क्लोरो को 1 की जगह पे 2 में लेके जाओ, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो। इसी सीरीज में 3 पे लेके जाओ तो 1 ब्रोमो 3 क्लोरो। 3 तो हमारे यही हो गए। अगला है हमारा 1 क्लोरो 2 ब्रोमो प्रोपेन 4। इन्होंने 4 बोले हैं बट हमारा तो एक और बन रहा है 2 ब्रोमो 2 क्लोरो प्रोपेन, हमारा एक और बन रहा है। तो गलत ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 4 इज रॉन्ग। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहा, क्योंकि इसने बोला कि 4 आइसोमर्स बनने चाहिए जबकि हमारे तो 5 बन रहे हैं। इन्होंने जो है 2 ब्रोमो 2 क्लोरो प्रोपेन जो है वो हमारा लास्ट ऑप्शन है ना। तो चलिए इसके शुरू के 2 के बना के देख लेते हैं, इनके कितने आइसोमर्स बन रहे हैं हमारे। देखिए C4H8 के कितने आइसोमर्स बन रहे हैं, ये बोल रहा है 6 बन रहे हैं। अब यहाँ से देखते हैं, एक तो हो गया C4H8 का, ठीक है, ब्यूट 1 इन, ब्यूट 1 इन, देन ब्यूट 2 इन, इसकी 6 फॉर्म भी बनेगी, इसकी ट्रांस फॉर्म भी बनेगी। तो 2 तो हमारी यही होगी, तो 3 हो गया। अगला हमारा बन रहा है 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपीन, तीसरा, यानी कि 1 2 3 4 फॉर्म्स तो हमारे पास आ चुकी है। अब देखिए अगला है साइक्लोब्यूटेन, 5 फॉर्म आ गई हमारी। नेक्स्ट है मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, कितनी फॉर्म हो गई हमारी स्टूडेंट, 6 फॉर्म्स हो चुकी हैं। यानी कि इसके कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनेंगे, इसके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनेंगे 6। ओके, चलिए अब देखते हैं इसका C5H12 का। ये हमें बोल रहा है C5H12 में आपके पास 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनेगी। चलो जी देख लेते हैं। इसमें तो पता ही है एक पेंटीन का बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। देन हमारे पास हो जाएगा आइसो और नियो, यानी कि 3 ही बनेंगे, क्योंकि इसमें क्या दे रखा है C5H12। ओके, तो इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, पेंटेन, और पेंटेन है तो यहाँ पर इसके एक पेंटेन, एक आइसो, एक नियो, और हम इसको किससे निकाल सकते हैं, 2n-4 + 1। इस फॉर्मूला से भी हम इसका आंसर जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या था हमारा, कि जो है 4th ऑप्शन गलत है, क्योंकि C6H4BrCl के लिए 4 आइसोमर्स होते नहीं हैं, 5 होते हैं। इन्होंने हमें 4 दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। 82 का ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट है, हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑल स्ट्रक्चरली आइसोमेरिक डाइन्स विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H8। C5H8 डाइन्स बतानी है आपको, उसी तरीके से करेंगे 1 2 2 3 3 4। ये तो हमारा हो गया, कितना हो गया, एक बार फर्स्ट पोजीशन पे और सेकंड पोजीशन पे मैंने दोनों डबल बॉन्ड रखे, फिर एक बार मैंने सेकंड पोजीशन पे रखे और थर्ड पोजीशन पे रखे, फिर एक बार मैंने टर्मिनल पोजीशन पे रखा और यहाँ से मैंने सेकंड पोजीशन पे रखा, और एक बार मैंने दोनों टर्मिनल पोजीशन पे रखा। और इधर देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पे सिस और आइसो के फॉर्म में मैंने इसको रख दिया। क्लियर, क्या हुआ, देखिए डबल बॉन्ड को एक बार दोनों को टर्मिनल में, दोनों को टर्मिनल में, एक बार दोनों को मिड में, एक को एक बार टर्मिनल में और एक बार मिड में। तो ये हो गया 1 2, ठीक है, ये हो गया हमारा 1 2, और ये हमारा हो गया 2 3, ये हमारा हो गया 1 और 3, ये हमारा हो गया 1 और 4, और ये हमारे हो गए 2 और। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6। तो 6 पॉसिबल हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। किसके लिए, आइसोमेरिक डाइन्स के लिए, C5H8 के लिए कितने आइसोमेरिक फॉर्म्स बनेंगी, कितनी बनेगी स्टूडेंट्स, दैट इज 6। ओके, तो 83 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर था 6। नेक्स्ट देखिए, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ C2H3Cl2Br कितने हैं। 1 ब्रोमो से 1 1 कर सकते हैं, 1 2 कर सकते हैं, 1 2 और 2 2 कर सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं बात को, क्या हुआ 1 1 लिख सकती हूँ मैं, ठीक है, और इसकी जगह पे 2 2 भी लिख सकती हूँ और 1 2। तो 3 है पॉसिबल आइसोमर्स इसके। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। कौन सा है, एक जो हो जाएगा 1 ब्रोमो 1 1 डाइक्लोरोइथेन, ठीक है, 1 ब्रोमो 1 क्लोरो डाइक्लोरोइथेन। अब दूसरा है 1 ब्रोमो 2 2 डाइक्लोरोइथेन, और तीसरा मेरा हो जाएगा 1 ब्रोमो
1,2 डाइक्लोरोइथेन। तो 3 जो है इसके आइसोमर्स बन पाएंगे। चलिए, तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है 84 नंबर क्वेश्चन का। अब आते हैं 85 नंबर क्वेश्चन पे। अब ये कह रहा है टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ ब्रोमोक्लोरोटोलुइन। टोलुइन क्या होता है, CH3 लग जाता है, ब्रोमोक्लोरो तो ब्रोमीन लगा दिया, क्लोरीन लगा दिया, ठीक है। अब इनको क्या करना है, इनकी पोजीशंस चेंज करते जाइए। तो टोटल हमारे पास कितने आ रहे हैं इसमें, देखिए 1 ब्रोमो, क्या फॉर्मूला होता है देखिए, CH3 Br Cl, यहाँ पे भी लगा सकते हैं। देन इसकी पोजीशन चेंज करते जाएंगे तो हमारे पास टोटल कितने आ रहे हैं, टोटल हमारे पास आएंगे 10 आइसोमर्स। इसके कितने आ रहे हैं, 10 आइसोमर्स। तो 1 ब्रोमोक्लोरोटोलुइन के कितने आइसोमर्स आएंगे स्टूडेंट्स, 10। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज आर करेक्ट ऑप्शन। 86 नंबर, 86 नंबर पे इन्होंने क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कौन से ज्योमेट्रिकल, जो कि सिस और ट्रांसफॉर्म दिखाते हैं। अब इसमें ये देख लीजिए कौन से जो है वो सिस और ट्रांसफॉर्म नहीं दिखा रहे। अब देखिए यहाँ पे C सिंगल बॉन्ड C है, ठीक है, C सिंगल बॉन्ड C। अब ये कैसे करेगा, यहाँ CH2 है, यहाँ जो है C आ जाएगा, ये CH2। अब यानी कि चारों ग्रुप्स जो हैं अलग अलग है, तो सिस ट्रांस कैसे दिखाएगा, तो ये तो नहीं दिखाएगा, ठीक है। आप सेकंड पे आ जाइए, Cl यहाँ पे भी सेम वही ग्रुप होगा और यहाँ पे भी सेम वही, यानी कि 2 ग्रुप सेम है हमारे, इस तरफ Cl इस तरफ Br, पर वहाँ पे 2 ग्रुप हमारे सेम है, तो ये सिस और ट्रांसफॉर्म दिखाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ये एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है। क्यों है ये बच्चों, क्योंकि ये सिस और ट्रांस आइसोमर्स दिखाएगा और हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में सिस और ट्रांसफॉर्म्स ही मिलती हैं। ओके, तो 86 नंबर क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड इज आर करेक्ट ऑप्शन। 87, व्हाट इज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। 2 कंपाउंड्स आपको दे रखे हैं, उनके बीच में आपको करेक्ट रिलेशनशिप बनानी है। क्या ये चैन आइसोमर्स है, नहीं, बिल्कुल नहीं है चैन आइसोमर्स, ठीक है। क्यों नहीं है, क्योंकि रिंग में हमको अरेंज किया है और ये एक चेन से दूसरी चेन में अरेंज नहीं है। अब ये है पोजिशन आइसोमर्स। पोजिशन आइसोमर्स क्या है, क्या इसमें ऐसा हो रहा है कि सेम ग्रुप है पर उनकी पोजीशंस चेंज है, नहीं, क्योंकि सेम ग्रुप्स भी नहीं है। फंक्शनल आइसोमर्स, फंक्शनल ग्रुप जो है वो चेंज हो रहे हैं, देखिए ध्यान से, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, और फंक्शनल ग्रुप जो है वो चेंज हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। फंक्शनल ग्रुप और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, क्योंकि यहाँ से अगर CH3OH होगा तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है पर फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे हो गया चेंज, क्योंकि यहाँ पे आ जाएगा CH3 और ये CH3 जिसका यहाँ पे है, यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, दोनों के सेम रहेंगे। बट इसमें OH है और इसमें CH3OH, तो क्या हो गया, ये हो गया हमारा फंक्शनल आइसोमर। तो 87 नंबर क्वेश्चन का हमारा आंसर नंबर थर्ड जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। अब आते हैं 88 नंबर क्वेश्चन पे। हाउ मेनी डिस्टिंक्ट टर्मिनल एल्कीन्स विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12। सबसे पहले तो ये देखिए टर्मिनल एल्काइंस होती कौन सी हैं, जिनके टर्मिनल पर जो है वो एल्काइन ग्रुप होते हैं या फिर टर्मिनल पर डबल बॉन्ड होते हैं। तो हमें टर्मिनल पे ही सिर्फ डबल बॉन्ड्स को अरेंज करना है। तो इससे हमारी एक तो ये हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक बार हमने फर्स्ट पोजीशन पे रख दिया, ठीक है। दूसरी बार हमने इसको फर्स्ट पोजीशन पे रखा, इस CH3 को हम यहाँ लेके आए। तीसरी बार इसको हमने यहीं रखा, इस CH3 को हमने इस पोजीशन में आइसो और नियो की पोजीशन में हमने जोड़ा, दोनों को एक एक बार में, ठीक है, एक बार आइसो एक बार नियो। देन हमने क्या किया, इसमें देखिए टर्मिनल पे जोड़ा, इसको इसके साथ जोड़ दिया CH2। तो टोटल 1 2 3 4 5 एंड 6 फॉर्म्स जो है वो हमारी बनेगी। तो 88 नंबर क्वेश्चन का आंसर है, आंसर नंबर थर्ड इज 6। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन। 89 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए इसमें इन्होंने क्या बोला ये देखिए, अब ये कह रहा है कि इसका क्या ज्योमेट्रिक आइसोमर्स फॉर द अबव कंपाउंड्स रेस्पेक्टिवली। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स सिस और ट्रांसफॉर्म देते हैं। अब देखिए क्या इसमें सिस और ट्रांसफॉर्म बन रखी है, ये देख लिए H दोनों में अलग अलग है, ठीक है, दोनों क्या है, ये भी HH ये भी HH, दोनों क्या है, सेम है, और सेम है तो ये कैसे बनाएंगे सिस और ट्रांस, और सिस और ट्रांस बनाएंगे नहीं तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इसके लिए होंगे 0, ठीक है। सेम बॉन्ड है दोनों में HH तो सिस ट्रांस कैसे बनाएंगे, तो फिर ये जो है पॉसिबल नहीं है। अब सेकंड देखते हैं, अब 0 1 वाला कौन सा है, ये देखिए 2 ऑप्शन है हमारे पास,
अब दोनों में सेकंड के लिए 2 आइसोमर्स होंगे, सिस और ट्रांस। ये पता है हमें CH3 CH2 दोनों अलग अलग है, तो इसमें सिस और ट्रांस 2 फॉर्म्स हमारे पास होंगी। तो सेकंड का आंसर हमारा 2। ओके, दोनों में 2 है। ये तो दुविधा हो गई क्योंकि हमारे 2 ऑप्शन जो है वो करेक्ट में जा रहे थे, दोनों में 2 2 है। अब लास्ट वाला देखते हैं। लास्ट वाले के लिए क्या है, 2 देन हमने दे दिया यहाँ पे 4 देन हमारे पास सिमेट्री है 1, तो हो गया हमारे पास अगर देखा जाए तो यहाँ पे 2 4 - 2 तो 2 2 4 4 - 1 इज इक्वल टू 3 2 3 0। तो हमारे पास जो है इसका आंसर आएगा 3। ठीक है, तो ये जो है हमारा इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, जिसमें कि हमें 0 0 इसलिए क्योंकि इसमें HH बॉन्ड सेम है तो इसका 0। सेकंड, दोनों में CH2 CH3 तो ये सिस और ट्रांस 2 फॉर्म बनाएगा। थर्ड में क्या है, सिमेट्रिक है तो इसलिए इसमें मैंने -1 कर दिया, सिमेट्रिक के कारण मैंने इसमें -1 कर दिया। तो 4 - 1 इज इक्वल टू 3। तो हमारा 4th नंबर ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 90। हमें दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड्स आर फंक्शनल आइसोमर्स। अब ये तो सब बच्चे सही करके आए होंगे। फंक्शनल आइसोमर्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम यहाँ पे दे रखा है OH, यहाँ पे दे रखा है ये। अब OH अल्कोहल और ईथर दोनों जो है बनाते तो हैं फंक्शनल आइसोमर्स, पर क्या इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? नहीं। कैसे, देखिए 1 2 3 4 4 कार्बन, 1 2 2 कार्बन, तो ये करेक्ट नहीं है। आप दूसरे में देखिए कीटोन और एल्डिहाइड हमें दे रखा है। ठीक है, 1 2 3 1 2 3 4 ऐसे 1 2 3 4, तो 4 कार्बन और दोनों जो है फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट ऑप्शन हुआ कि नहीं? कीटोन और एल्डिहाइड दोनों जो है वो हमारे क्या होते हैं, दोनों हमारे फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं, प्लस में इनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है। दैट मीन्स हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो 90 नंबर क्वेश्चन का हमारा सेकंड जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो ये था हमारे टारगेट नीट माइनर टेस्ट 04 का आंसर की, और होपफुली आपको सब क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।